है तो विश्वनाथ जी, आरिफ जी, अ, करण जी, शाश्वत जी। हम्म। अच्छा चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए तब आज का जो सेशन है, आज का सेशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस वीक जो हम लोग जस्ट बेसिक हम लोग अपना जो डिस्कशन कर रहे थे वो था फंडामेंटल एनालिसिस का जो पार्ट है। फंडामेंटल एनालिसिस के पार्ट को हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि स्टॉक मार्केट में एज ए बिगिनर, या जो मार्केट में कुछ दिनों से ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के बारे में सोच विचार कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए जब वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट में जब वो आते हैं तो आपको कंपनियों के जो फंडामेंटल्स हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स को देखना, जानना और समझना काफी जरूरी होता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस एक बहुत वास्ट चैप्टर है, बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। इसे छोटा, मतलब एक दो सेशन, एक दो घंटा, 4 घंटा का सेशन में इसको कंप्लीट करना कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। और ये कंटिन्यूअस एक सीखने का एक जगह है। लेकिन अगर हम कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ बेसिक थिंग्स जो होते हैं, वो बेसिक थिंग्स को हमको जानना बेहद जरूरी होता है। और वही कुछ जो बेसिक थिंग्स है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में बातचीत करना प्रीवियस वीक से स्टार्ट किए थे, जिसका आज फंडामेंटल एनालिसिस का सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस वीक में हम लोग जस्ट एक मतलब क्विक रिकैप एक कर लेते हैं कि प्रीवियस वीक में हम लोग ये जाने कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, जो कंपनीज है, कंपनियों का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, उसका कॉम्पिटिटिव पोजीशंस किस कंडीशन में है, और ओवरऑल मार्केट प्रोस्पेक्ट्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जिससे कि हम लोग उस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग निकाल सकें। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब हो गया, एक सिंपल उसका कर सकते हैं कि फेयर वैल्यू उसका क्या है। मतलब कोई स्टॉक मान लीजिए 10 रुपया में ट्रेड कर रहा है, लेकिन एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करके हमको ये देखने को मिल रहा है कि इसका फ्यूचर ग्रोथ ऐसा है, इसका प्रेजेंट बिजनेस इसका इस तरह का है कि 10 रुपया नहीं, इसका वैल्यूएशन कम से कम 100 रुपया होना चाहिए। और उसी के जगह में कोई ऐसा स्टॉक भी हम लोग देख रहे हैं जिसका कि मार्केट प्राइस 1000 रुपया है, लेकिन जब उसका फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग करते हैं तो उसके हिसाब से हमको वो देखने को मिल रहा है कि ये 500 रुपया इसका वैल्यूएशन एक्चुअल में होना चाहिए, इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए। तो ये सिंपली आपको ये एक क्या कर सकते हैं, एक इंसाइट आपको प्रोवाइड करता है कि जो स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं उसमें क्या अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस प्राइस में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, या अगर इन्वेस्टमेंट किए हैं तो क्या इसको होल्ड करके मुझे रखना चाहिए, या अगर इसका वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुका है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच चुका है, फेयर वैल्यू जो है फेयर वैल्यू से बहुत दूर पहुंच चुका है इसका प्राइस, तो क्या मुझे इसको सेल करके निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक थिंग्स हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करने से हम लोग को ये जानकारी मिलता है, ठीक है। वाई इज फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट, ये भी हम लोग डिस्कस किए हुए थे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए ये जरूरी है, ठीक है। रिड्यूस रिस्क, रिस्क भी आपका इससे कम होता है, और इन्फॉर्म डिसीजन आप यहाँ से ले सकते हैं अगर कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस आप करते हैं, इसका फाइनेंशियल का जो है उसका एनालिसिस अगर आप करते हैं तो, ठीक है। फंडामेंटल जब हम लोग देखते हैं कोई कंपनी का तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स को हम लोग को देख के चलना जरूरी है, जिसको कि मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जिसमें से फर्स्ट स्टेप क्या था, अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल। सबसे फर्स्ट ये पॉइंट रहता है कि कोई भी कंपनी का फंडामेंटल जब हम चेक करेंगे तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि उस कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। आज जो बिजनेस वो कर रहा है, ये बिजनेस क्या फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, फ्यूचर में क्या इस बिजनेस का ग्रोथ होने का संभावना है, इसका क्या एक्सपेंशन होने का चांसेस है। अगर इस तरह का कंडीशन हम लोगों को मिलता है तो उस बिजनेस में हम लोग पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम लोग मार्केट में देखते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर क्या है, इन्वेस्टर स्टॉक में पैसा नहीं लगाते। इन्वेस्टर जो होते हैं, ये जब आप लोग भी जब
मार्केट में जब टाइम पार कीजिएगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ठीक है, तब आप लोगों को भी धीरे धीरे ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट अगर आप करते हैं कोई स्टॉक में, 2 साल 5 साल 10 साल के लिए आप इन्वेस्टेड रहते हैं, तो सिंपली स्टॉक में उस कंपनी में पैसा नहीं लगा रहा है, आप उसका जो बिजनेस मॉडल है, आप उस बिजनेस मॉडल में अपना पैसा को इन्वेस्ट, शाश्वत प्लीज अपना को ऑफ कीजिएगा। हाँ। अच्छा, आपने बंद कर दिया। आवाज आ आप रहा है? बंद कर दिए, आप बंद कर दिए। बंद कर दिए तो फिर आवाज कैसे आ रहा है? ओके, तो ये बिजनेस मॉडल को भी समझना जरूरी होता है। फंडामेंटल एनालिसिस में ये हम लोगों को समझ में आता है कि इसका बिजनेस एक्चुअली है क्या और कैसे ये परफॉर्म कर रही है और फ्यूचर में कर सकती है। सेकंड में, सेकंड स्टेप जो होता है, सेकंड स्टेप में हम लोगों को फिर देखना पड़ता है, अगर बिजनेस हमको समझ में आ रहा है कि हाँ ये बिजनेस फ्यूचरिस्टिक है, अच्छा पोटेंशियल है फ्यूचर ग्रोथ का, प्रॉफिट का, कंपनी एक्सपेंड कर सकती है, तब उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम लोग रीड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, जिससे कि उसका प्रीवियस, सबसे पहले क्या, उसका प्रीवियस 5 इयर्स या 10 इयर्स का जो डेटा है, वो डेटा जो भी कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में जो भी लिस्टेड है तो उन लोगों का फाइनेंशियल डेटा प्रत्येक क्वार्टर का, प्रत्येक साल का फाइनेंशियल कंप्लीट होने के बाद, ये अपना टोटल जो बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है या मैनेजमेंट गाइडेंस होता है, ये पब्लिकली अनाउंस करती है, जो कि कंपनियों के रिस्पेक्टिव जो आपका वेबसाइट्स है वहां पे भी आपको मिलेंगे, और एनएससी बीएससी का जो वेबसाइट्स वगैरह जहां पे है, वहां पे भी आप कंपनी के ये जो डेटा है, ये डेटा को आप लोग वहां से ले सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग प्रीवियसली 4 5 साल या 10 साल का डेटा को हम लोग देखते हैं कि कंपनी का प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह का रहता है, उसका इनकम स्टेटमेंट देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, कैश फ्लो जो है उसको देखते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ किस तरह से हुआ है इसको देखते हैं, नेट इनकम उसका कंटिन्यूसली उसका बढ़ा है ना घटा है इसको हम लोग देखते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल रहता है, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं, और डेट लेवल भी हम लोग देखते हैं कि कंपनी के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है या कंपनी के ऊपर जो कर्जा वो ली हुई है, वो कर्जा धीरे धीरे वो चुका रही है, रिपेट कर रही है। तो ये सारा चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब आप कोई भी कंपनी का देख लेते हैं, तो आपको एक अंदाजा, आपके खुद ब खुद एक अंदाजा आपका आ जाएगा कि हाँ ये कंपनी अच्छा ट्रैक में रन कर रही है, ये फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट ला सकती है, अच्छा ग्रोथ कर सकती है। जब भी आप 2 3 कंपनी का डेटा आप देख लेंगे, अगर इस तरह का 2 3 कंपनी का डेटा देख लेने के बाद आप खुद से कंपेयर कर पाइएगा कि ये 2 कंपनी का जो हम डेटा देखें इसमें से बेस्ट कौन लग रहा है। आपका डिसीजन बनाने का क्षमता खुद ब खुद वहां पे तैयार हो जाएगी कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट हम अभी नहीं करेंगे, इसका अभी डेटा सही नहीं लग रहा मुझे, ये दूसरा जो कंपनी है, दूसरा कंपनी बढ़िया है, इसमें हम अपना इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब देखिएगा तो ये आपका फाइनेंस, कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ आपको वहां पे सामने लाके रख देगा कि इसका फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। और फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ही मेजर चीज है। फाइनेंशियल हेल्थ अगर अच्छा रहेगा, कंपनी लॉन्ग रन में अच्छा खासा दौड़ दिखा सकती है। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट फाइनेंशियल रेशियोज। कंपनियों के कुछ फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं, ये रेशियोज भी हमको ये बताते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यू है, फेयर वैल्यू है, या आपका अंडर वैल्यू है। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ आपका रेशियोज जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हुए थे, पीई रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियोज, उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियोज है, करंट रेशियो है, और डेट टू इक्विटी रेशियोज है। इसके अलावे भी और भी बहुत सारे रेशियोज होते हैं, जो कि मैं आप लोगों को कुछ ये सेशन के लास्ट में कुछ वेबसाइट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि कंपनियों के जो फाइनेंशियल रेशियोज हो या जितने भी तरह के डेटा आपको जानने का जरूरत है, आपको कहीं पे मैनुअली जाने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। सारा ये जो रेशियोज है, रेशियोज को आपको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वहीं पे आपको मिल जाएगा कि इसका रेशियो कितना है और ये रेशियो अच्छा है या खराब है। ये सारा चीज आप लोगों को वहां पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावे
स्टेप 4 में हम लोग क्या देखते हैं, एसेस क्या करते हैं, ग्रोथ पोटेंशियल की कंपनियों के ग्रोथ। जो कंपनी को हम एनालाइज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, उस बिजनेस में हम अपना पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसका ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, रेवेन्यू ग्रोथ किस तरह का है, अर्निंग ग्रोथ किस तरह का है, और मार्केट एक्सपेंशन वो किस तरह से कर रहा है। ठीक है, नया जो मार्केट है, नया मार्केट में कंपनी एंटर कर रही है, नया कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। ठीक है, तो ये सारा चीज को आपको वहां पे ग्रोथ पोटेंशियल में ये सारा चीज को आप लोगों को देखना पड़ेगा, उसको एसेस करना पड़ेगा अगर आप कोई कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म व्यू से। तो उस बिजनेस को आपको जानना और समझना काफी जरूरी होता है। और यहाँ पे एक चीज मैंने जो शो किया था, एक कंपनी का जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, उसमें किस तरह से नेट सेल्स, जैसे मार्च 2016 में नेट सेल कितना का था और उसके हिसाब से प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, और ये एक जो बार आपको देखने को मिल रहा है कि कंटिन्यूअस बेसिस में ये कंपनी ग्रोथ की है, इसका सेल भी इंक्रीज हुआ है और इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी यहाँ पे कंटिन्यूअस बेसिस में इंक्रीज हुआ है। जिसमें से एक साल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साल जो कि मार्च 2021 का जो ये साल हुआ था, ये साल में कंपनी लॉस में रन की थी। तो ये जब कोई आप डेटा चेक कर रहे हो, ये मैंने प्रीवियस जो सेशन हुआ था उसमें भी मैंने बताया था कि कोई कंपनी कंटिन्यूअस प्रॉफिट कर रही है, बीच में एक साल अगर उसको लॉस हो रहा है, तो उसके पीछे का वजह आपको जानना होगा कि कंपनी का क्या खुद का कुछ प्रॉब्लम के कारण से वो नहीं कर पाई, या कुछ डोमेस्टिकली या ग्लोबली कुछ इंपैक्ट हुआ था जिसके कारण से हर कोई इंपैक्ट उसमें हुआ था और ये कंपनी भी इंपैक्ट हुआ। तो यहाँ पे 2020-21 में हम लोग जानते हैं ये एक कोविड का सिचुएशन था। ठीक है, कोविड काल हम लोग कहते हैं। कोविड काल में ये हम लोगों का एक जो सारे जो बिजनेस है, बिजनेस वहां पे मैक्सिमम बिजनेस आपका बंद था। ठीक है, तो मैक्सिमम बिजनेस इंपैक्ट हुआ था, ये कंपनी भी यहाँ पे इंपैक्ट हो गए। ठीक है, तो इसको हम लोग ओवरलुक करके चल सकते हैं। उसके बाद इवैल्यूएट द कंपनीज मोट, मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनी का क्या है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि ब्रांड का जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, कॉस्ट लीडरशिप कितना है, कैसा है, और टेक्नोलॉजिकल एज, कंपनी का इनोवेशन एंड पेटेंट्स जो है वो किस तरह से आपका डेवलप वो कर रही है और आगे बढ़ रही है। तो इसको भी मार्केट में, क्योंकि कोई भी बिजनेस है, मैक्सिमम बिजनेस का कंपटीटर मार्केट में अवेलेबल है, तो इसको भी काफी अहमियत से आपको देखना होगा कि इसका कंपटीटर कौन कौन। बहुत सारे ऐसे भी बिजनेस है जो जो कि मोनोपोली कहलाता है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस है मोनोपोली बिजनेस कहलाते हैं क्योंकि उसका कोई कंपटीटर नहीं है। जैसे अगर आप कह लीजिएगा कि आईआरसीटीसी, ठीक है, इंडियन रेलवे का कंपटीटर कौन है इंडिया में, कोई नहीं है ना। तो इंडियन रेलवे में इन्वेस्टमेंट क्या है कि लॉन्ग टर्म एक ग्रोथ पोटेंशियल आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। अब इंडियन रेलवे में जो काम करता है उसमें बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे उसका मतलब सब्सिडियरी है, बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उसको आपको सिलेक्ट करना होगा कि इसमें से बेस्ट स्टॉक कौन है जिसको कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये मेरा अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, इतना दूर तक हम लोग थे। और उसके बाद ये स्टेप 6 है। स्टेप 6 में हम लोग आगे बढ़ते हैं अब कि कंपटीटर एनालिसिस, जो कि कुछ देर पहले ही मैंने ये बताया कि यहाँ पे जैसे सिंपल लिखा भी हुआ है, अंडरस्टैंडिंग ए कंपनीज कॉम्पिटिटर इज ए की पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। इवन इज ए कंपनी इज स्ट्रॉन्ग इट माइट बी vulnerable if its competitors are gaining ground. Here's how to analyze competition. मतलब सिंपली है कि कोई कंपनी बहुत ही अच्छा फंडामेंटल का है, ठीक है, स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन अगर उसका जो कॉम्पिटिटर है, उसका कंपटीटर अगर उसका मार्केट शेयर खाना शुरू कर दिया, उसका कंपटीटर अगर मार्केट शेयर खाना शुरू कर दिया, तो इसका फंडामेंटल जो है, ये फंडामेंटल अच्छा होने के बावजूद भी इसका सेल में ग्रोथ नहीं होगा, कंपनी में ग्रोथ नहीं आएगा। ठीक है, सिंपली इसको अगर समझते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग अपना घर के आसपास बाजार में जाते हैं, अब वहां पे मान लीजिए कोई
एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि कोई मान लीजिए चाट जो बेचने वाले हैं, कोई एक पर्सन ही, आप आज तक उसको देख रहे हैं कि महीना 2 महीना से कोई एक पर्सन ही है जो कि चाट का बिजनेस वहां पे कर रहा है, वो चाट ही बेच रहा है। ठीक है। तो उसका भीड़ जो होगा, क्योंकि वहां पे उस जगह पे उस मार्केट में वो अकेला वहां पे खड़ा है, तो उसका भीड़ बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही उसके बगल में कोई दूसरा चाट वाला आके दुकान खोल देगा, दूसरा चाट वाला आकर दुकान खोल देगा, तो इसके पास अगर 100 कस्टमर आ रहा था, तो 100 कस्टमर से आपका 20-30 कस्टमर जरूर उसका बगल वाला जो दुकान जो खुल गया है उस दुकान में जाएगा ही जाएगा। वहां पे वो फैक्टर तब नहीं आता कि माल जो वहां पे चाट जो बना रहा है कितना टेस्टी है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कि वहां पे टाइम फैक्टर भी आ जाता है कि यहाँ पे भीड़ है 100 आदमी का, तो मिलने में हमको लेट लगेगा। यहाँ पे भीड़ अभी कम है, चलो यहीं पे थोड़ा सा टेस्ट में चेंज होगा, खा लेते हैं यहीं से। तो ये सिंपल है। छोटा सा ही बिजनेस अगर उसके बगल में आ जाता है तो वो कंपटीशन देता है। तो इसीलिए कंपटीटर का एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है कि कोई कंपनी में जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस कंपनी का सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट शेयर कितना है। मार्केट शेयर उस कंपनी का अदर जो उसका कंपटीटर है उसके मुकाबले कितना है, और क्या वो मार्केट शेयर को एक्सपेंड कर पा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ही हो, लेकिन क्या वो एक्सपेंशन कर पा रहा है। तो मान लीजिए अभी 60% उसका मार्केट शेयर हम देखें इस फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जब हम वहां पे मार्केट शेयर उसका हम चेक कर रहे हैं, तो वहां पे देख रहे हैं 60% से वो 62% का मार्केट शेयर गेन किया, या 61% का मार्केट शेयर गेन किया। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है कि हम कंपनी स्ट्रांगली अपना फंडामेंटल को भी इंक्रीज कर रही है और अपना मार्केट शेयर को भी यहाँ पे बढ़ा रही है, ग्रोथ इसका बढ़ेगा, सेल्स भी इसका इसका मतलब बढ़ रहा है। इन फ्यूचर ये और ज्यादा प्रॉफिट कमाने की जगह में आ रही है। तो इसको भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, मार्केट शेयर उसको इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। साथ ही साथ ये देखना जरूरी होता है कंपनी का कि कंपनी जो अपना बिजनेस जो वहां पे चला रही है, तो कंपनी का अपना जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का प्राइस, क्वालिटी, और साथ ही साथ कस्टमर के साथ उसका जो लॉयलिटी है, ठीक है, जिसके बिहाफ से क्या तैयार होता है, कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग, कि प्राइस भी, जो सामान हम आपको दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट भी चीप रेट में आपको मिल रहे हैं, मार्केट का जो रेट है उससे थोड़ा सा कम रेट में हम दे रहे हैं, क्वालिटी जो मार्केट में आपको मिलता है उससे बढ़िया क्वालिटी का सामान हम आपको दे रहे हैं, प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं, और साथ ही साथ कस्टमर के साथ एक लॉयल बिहेवियर भी वहां पे रहा। अगर कोई कस्टमर, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कस्टमर क्यों नाराज हो जाते हैं, अच्छा चीज दिए फिर भी कुछ ना कुछ एक निगेटिव आया, वहां पे नाराज हो। तो उस कस्टमर के साथ एक लॉयल जो बिहेवियर होना चाहिए, वो बिहेवियर जैसे कंपनी उसके साथ प्रोड्यूस करे। जैसे एक्सचेंज का जो आज के डेट में देखिएगा बहुत सारा ऑफर चलता है कि अगर इतना दिन के भीतर अगर आपका कुछ भी खराब हो जाता है एक्सचेंज कर देंगे। तो ये कस्टमर को खुश करने की, कस्टमर के साथ लॉयल रहने के लिए, कि हम आपको मतलब गलत चीज हम आपको नहीं देंगे, अगर गलती से अगर आपके पास पहुंच भी गया है तो आप हमको उसको रिटर्न कर दीजिए, हम आपको फिर से नया चीज हम प्रोवाइड कर दे। तो ये कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग का एक पार्ट है, जहां पे कंपनियां क्या करती है, अपना प्राइस को भी मार्केट के हिसाब से बेहतर पोजीशनिंग करती है, क्वालिटी को भी अच्छा बेटर लेवल पे लेके जाती है, और कस्टमर के साथ एक लॉयल बिहेवियर भी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जिससे कंपनी को अपना मार्केट शेयर बढ़ाने में काफी सुविधा होता है, अपना ग्रोथ बढ़ाने में सुविधा होता है। तो आप लोग को ये चेक करना है कि जो कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये कंपनी का बिजनेस में ये कस्टमर्स के साथ और अपना प्राइस और क्वालिटी के साथ किस तरह का रिसर्च, इनोवेशन या बिहेवियर प्रोवाइड प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। उसके बाद एक आता है कंप्यूटर एनालिसिस का पार्ट में भी, जो कि होता है इनोवेशन का। ठीक है, कि जो इंडस्ट्री में वो कंपनी है, जो बिजनेस में कंपनी है, उस बिजनेस में वो कंटिन्यूस बेसिस में जो नया नया टेक्नोलॉजीज आ रहा है, नया नया जो स्ट्रेटेजीज आ रहा है, क्या उसके साथ साथ कंपनी क्या ताल से ताल मिला के चल रहा है, या वही घिसा पिटा पुराना जो ट्रेडिशनल जो स्ट्रेटेजी जो रहता है मार्केटिंग का या अपना इनोवेशन का, उसके ऊपर से ही कंपनी चल रही। ठीक है। तो ये चीज को आपको देखना जरूरी होता है कि कंपनी समय के साथ साथ नया नया इनोवेशन करके जैसे कुछ ना कुछ नया मार्केट में देता रहे। ये आप लोग एड में भी देखते होंगे
कि पहले कोलगेट आता था, अब मैक्स फ्रेश आ गया है। उसके बाद कोलगेट में चारकोल के साथ आ जाता है, कभी कभी आपका हल्दी के साथ आ जाता है, कभी नमक के साथ आ जाता है, कभी नीम के साथ आ जाता है। तो ये कंपनियों को क्या है, नया नया इनोवेशन है। ये सिर्फ एक कोलगेट के बारे में मैंने आपको बताया। आप कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट का ऐड देख लीजिएगा, कंटिन्यूअस बेसिस पे वो नया कुछ ना कुछ वो करते जा रहे हैं। ठीक है, या तो टेक्नोलॉजिकल कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट में कुछ नया वो एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी होता है नया मार्केट को पकड़ने के लिए और अपना बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सिंपल एक आपका एग्जांपल है जो कि ये ग्लोबली आपका वैरी करता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो यहाँ पे ग्लोबल एक एग्जांपल है, जैसे एनालाइज अगर आप करते हैं माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड कंप्यूटिंग का जो डिवीजन है अज्यूर, ठीक है, उसके कंपटीटर में जो जो है अमेजॉन वेब सर्विसेज है और गूगल क्लाउड है। अगर ये तीनों कंपनी का अगर आप मार्केट शेयर, उसके साथ साथ अगर फाइनेंशियल, ठीक है, उसके बाद जो इनोवेशंस हैं, ये सारा चीज अगर आप मतलब लिख के, अगर एक कॉपी में लिख के अगर पार्ट पार्ट में रखिएगा, तो आपको एक अंदाजा बनना शुरू हो जाएगा कि इसमें से बढ़िया कौन सा, बेस्ट कौन है, आगे कौन बढ़ रहा है, डेवलप कौन ज्यादा कर रहा है। ठीक है, तो ये इंडियन कंपनी में भी अगर एक ही सेक्टर का तीन चार कंपनी है, आप चाह रहे कि इस सेक्टर में हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो उस कंपनी का लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर तरह की कंपनी वहां पे अवेलेबल है। तो आप वो कंपनियों के सारा ये जो डेटा है, ये डेटा को आपको वहां पे एक साथ रखना है। और जब एक साथ आप उसको रखिएगा, तो वहीं से आपको आंसर वही आपको दे देगा, वही एक सिंगल पेज आपको आंसर कर देगा कि इसमें से ये कंपनी बेस्ट है, इसमें अपना पैसा लगाना है। ठीक है, तो ये स्टेप 6 भी एक अहम पार्ट है, कंपटीटर एनालिसिस करना, ये फंडामेंटल एनालिसिस में। इसके बाद जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो यहां पे आपको मैनेजमेंट क्वालिटी का भी असेसमेंट करना बहुत जरूरी होता है। स्ट्रांग मैनेजमेंट जो होते हैं, वो कंपनी को क्रिटिकल सिचुएशन से भी निकाल के लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर लेके जाते हैं। ठीक है, अगर मैनेजमेंट अगर सही नहीं रहा, तो अच्छा खासा कंपनी को डुबा भी देते हैं। जिसका बहुत ही बेहतरीन उदाहरण आप देख सकते हैं, रिलायंस का जो दो पार्ट हुआ, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी को जब रिलायंस इंडस्ट्रीज मिला था, तो वो भी एक छोटा था, एग्जाम्पल के तौर पे वो भी 100 रुपये का था। और अनिल अंबानी को जब रिलायंस मिला, वो भी 100 रुपये का था। मुकेश अंबानी 100 रुपये को लेके चल गया लाख में, अनिल अंबानी क्या किया, 100 रुपया को लेके चल गया 1 रुपया में, 99 रुपीज का लॉस। और ये 100 रुपया को लाख में लेके चल गया, 100 टाइम गेन। तो मैनेजमेंट बहुत ही मायने रखता है। अब मैनेजमेंट, जब कोई कंपनी में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो उस कंपनी का मैनेजमेंट ये भी पब्लिकली अवेलेबल रहता है। ऐसा नहीं कि आपसे कोई लुका छुपा के कुछ कर पाएगा। उस कंपनी का आप गूगल में जाइएगा, वेबसाइट में जाइएगा, वहां पे सारा मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग, सारा चीज आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब मैनेजमेंट का आपको क्या क्या देखना है, मैनेजमेंट का देखना क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना है कि मैनेजमेंट में जो बंदे सब बैठे हुए हैं, इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ये जिस बिजनेस को अभी रन कर रहे हैं, इस बिजनेस में वो कितना साल से हैं, या इस कंपनी में वो कितना साल से हैं, इस कंपनी में आने से पहले वो तो क्या करते थे, उन लोगों का एजुकेशन क्या था। ये ट्रैक रिकॉर्ड वहां पे जनरली देखा जाता है। ठीक है, और ये भी देखते हैं कि अगर प्रीवियसली वो कोई कंपनी अगर रन किए हैं, तो सक्सेसफुली उसको रन कर पाए हैं, या कोई कंपनी को डुबा के यहाँ पे इस कंपनी में फिर से आके अपना जो सेवा है वो सेवा यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं। तो ये देखना जरूरी होता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखना पड़ता है कि मैनेजमेंट का जो विजन है, फ्यूचर के लिए जो विजन है, वो जैसे क्लियर एंड कॉम्पेलिंग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और साथ ही साथ ऐसा होना चाहिए जो कि अचीवेबल हो। ऐसा नहीं कि हम 100 रुपया का पॉकेट में लेके खड़े हैं और हम अभी ख्वाब देख रहे हैं कि 1 महीना बाद हम 100 रुपया से हम कर लेंगे 10 लाख कर लेंगे। ऐसा प्रॉमिसिंग नहीं होना चाहिए। 100 रुपया से आप
110, 120, 140, 150 तक जाने का बात आप कर सकते हैं कि हाँ 1 महीना में हम चल जाएंगे। 10 लाख जाना वो बेवकूफी भरा बात हो जाता है, वो मतलब धोखाबाजी का एक बात हो जाता है। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसका जो स्ट्रैटेजी जो वो बना रही है कि कंपनी का फ्यूचर इस तरह से हम लोग ग्रोथ करना चाह रहे हैं, वो आपको देखना होगा कि सही में अभी जो कंपनी के पास है इसके हिसाब से क्या इस तरह का ग्रोथ करना पॉसिबल हो पाएगा जो मैनेजमेंट हमको बता रही है, या नहीं हो पाएगा। ये भी देखना जरूरी होता है। और देखना जरूरी होता है क्या, ट्रांसपेरेंसी, कि कंपनी का मैनेजमेंट का ट्रांसपेरेंसी अपना शेयर होल्डर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ किस तरह का है। ठीक है, जिससे ये आपको पता चलेगा। अगर ट्रांसपेरेंसी रहता है तो कंपनी अगर कुछ भी प्रॉब्लम में है तो कंपनी उसको पब्लिकली, जितने भी अपने शेयर होल्डर्स हैं सबको ये बताती है कि कंपनी का ये प्रॉब्लम भी चल रहा है। और कुछ अगर अपॉर्चुनिटी कंपनी को अगर मिलता है, अगर अपॉर्चुनिटी कंपनी बनाई है, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट की है या फ्यूचर ग्रोथ वहां पे देख रही है, तो ये भी कंपनी अपना जो स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर है इसको बताती है। तो कुछ भी हो रहा है कंपनी में वो अपना शेयर होल्डर को इन्फॉर्म कर रही है। तो इससे कंपनी का क्या होता है, अपने जो स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स हैं उसके साथ एक ट्रांसपेरेंसी रहता है, कंपनी के शेयर होल्डर्स का फेथ बना रहता है, ट्रस्ट बना रहता है। और ये होना चाहिए हर कंपनी का। जनरली हर कंपनी हर क्वार्टर में, और जब भी कोई नया कुछ प्रोडक्ट लॉन्च या कुछ नया डील होता है, तो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले मेल करके इन्फॉर्म करती है। कुछ भी अगर मैनेजमेंट डिसीजन लेने जाती है तो डिसीजन लेने से पहले वोटिंग होता है। कोई भी नया, मान लीजिए मैनेजमेंट में कोई डायरेक्टर का एडिशन होना, तो इसके लिए आप भी जो शेयर होल्डर हैं कंपनी का, तो आपके पास मिल जाएगा, आपको वोटिंग राइट्स हैं। तो मैक्सिमम कंपनीज क्या करती है, आपके पास मेल भेज के आपको वोटिंग राइट्स आपको देती है। ऑनलाइन में आप ई वोटिंग भी आप कर सकते हैं। कंपनी अगर मान लीजिए शेयर बायबैक कर रही है, डिविडेंड अनाउंस कर रही है, कुछ भी कर रही है कंपनी, वो उसका सारा चीज आपको पर्सनल मेल में आपके पास इंफॉर्म करती है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी अपना जो शेयर होल्डर्स है उसके साथ ट्रांसपेरेंट बिहेवियर रखती है, और इससे कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो सिंपली इससे क्या पता चला हम लोगों को कि अच्छा लीडरशिप होना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है। और अगर मैनेजमेंट सही नहीं रहा, मैनेजमेंट के पास एक्सपीरियंस नहीं रहा, अगर गलत डिसीजन लेता रहा, ठीक है, तो एक अच्छा बिजनेस भी आपका गर्त में जा सकता है। इसका भी बहुत सारा एग्जांपल आपको हम लोगों का इंडिया में बहुत सारे मिल जाएंगे कि बहुत बड़े बड़े कंपनी हुए हैं लेकिन उसका मैनेजमेंट सही नहीं रहने के कारण वो कंपनी डूब चुकी है। ठीक है, तो वैसा कंपनी वैसा मैनेजमेंट में हम लोगों को इन्वॉल्व नहीं होना है, जो कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो, स्ट्रैटेजी सही नहीं लगा रहा हो, या अपना जो स्टेक होल्डर जो है शेयर होल्डर्स है उसके साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर रहा हो। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको देखना जरूरी होगा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कोई कंपनी में, कोई कंपनी का बिजनेस में। मैनेजमेंट क्वालिटी का भी आपको असेसमेंट करना जरूरी है। क्लियर है? अब चलते हैं स्टेप 8। स्टेप 8 में क्या किया जाता है, इसमें आपको देखना पड़ता है कि इंडस्ट्री और मार्केट कंडीशन कैसा है। ये दो चीज का एनालाइज आपको करना है। अगर, और ये कब करना है ये भी बार बार मैं इसलिए अपना बात में इनपुट दे देता हूं। अगर आप कोई बिजनेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, कोई कंपनी का शेयर आप 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है। एक्सीडेंटल इन्वेस्टर भी होते हैं। आप लोगों को एक्सीडेंटल इन्वेस्टर जैसे नहीं बनना पड़े, इसीलिए ये पॉइंट सब आप लोगों के माइंड में देना पड़ रहा है। अब बोलिएगा एक्सीडेंटल इन्वेस्टर कौन होते हैं? एक्सीडेंटल इन्वेस्टर होते हैं वो जो कि लेते हैं 2-4 दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए लेते हैं, लेकिन चूंकि वो लेने के बाद एनालाइज करते हैं, लेने के बाद जब स्टॉक गिरना शुरू होता है तब वो एनालाइज करना शुरू करते हैं कि मैंने खरीदा तो गिरा क्यों, है ना। और उस वक्त क्या हो जाता है, उसको रखना था 2-4 दिन के लिए वो रखे, रखने का वो सोचे हुए थे,
लेकिन अब स्टॉक गिर गया वहां से 30 40 50%। अब उसको जो लॉस दिख रहा है वो लॉस तो हजम नहीं होगा, तो वो क्या हो गए, अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर से वो क्या हुए, एक्सीडेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो बन गए। अब वो स्टॉक उसका पोर्टफोलियो में अपना मजबूत पकड़ बना के बैठ गया, 30% 40% माइनस बना के। ठीक है, तो जैसे वो कंडीशन ना हो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक में आप अपना पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो आपको ये सारा जो पॉइंट्स है, ये सारा पॉइंट्स को आप लोगों को एक बार देख लेना। ठीक है, बाद में एनालाइज करने से अच्छा है, बाद में लॉस दिखने के बाद एनालाइज करने से अच्छा है कि पहले से एनालाइज करके हम एंट्री करें उस स्टॉक। तब हमको क्या मिलेगा, सबसे मेन जो है फेयर वैल्यू हमको मिले, हमको ये मतलब पता चल जाएगा कि इस प्राइस में अभी जो चल रहा है ये कंपनी का इस प्राइस में हम इसको खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस आपको बता देता है, ये कुछ पॉइंट्स को अगर आप अपना माइंड में रखते हैं तो। ठीक है, और ये तो मैं स्लाइड वाइज आप लोगों को इतना सारा पॉइंट बता रहा हूं, ये आप लोगों को जो वेबसाइट में दूंगा, वेबसाइट में आप मतलब सारा चीज एक साथ वहां पे अवेलेबल है। आपको एक फ्रेम में आपको दिख जाएगा कि इस कंपनी में हमको जाना है या नहीं जाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एनालाइज इंडस्ट्री एंड मार्केट कंडीशन, इसमें भी आपको क्या क्या देखना पड़ता है, इंडस्ट्री का ग्रोथ देखना पड़ता है, इकोनॉमिक कंडीशंस देखने पड़ते हैं, और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट भी हम लोगों को चेक करना पड़ता है, थोड़ा सा उसका भी जानकारी रखना पड़ता है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि जो इंडस्ट्री में, जो कंपनी में, जो बिजनेस में हम पैसा लगा रहे हैं, उस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री क्या एक्सपेंड कर रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। एक्सपेंड मतलब एक्सपेंस कर रहा है, बढ़ रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, उसमें और एक्सपेंशन का जगह नहीं बचा है, वो धीरे 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 सिकुड़ रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब अगर बढ़ भी रहा तो बहुत ज्यादा वहां पे अब ऑप्शन बचा नहीं। ठीक है, जैसे इंडस्ट्री ग्रोथ में अगर अभी आप लोगों को हम बोले, जो कि अभी एक मार्केट का एक हाइप भी बना हुआ है, जैसे पावर सेक्टर, पावर का जो डिमांड है वो दिन ब दिन वो बढ़ते जाएगा, पावर का जो डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ते जाएगा, इसलिए पावर सेक्टर क्या है, एक्सपेंड कर रही है। पावर सेक्टर के जो कंपनीज हैं उसको कंटिन्यूअस बेसिस में ऑर्डर भी मिल रहे हैं। ठीक है, और अपना वो नया नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर रही है, नया नया कंट्री में अपना बिजनेस को फैला रही है। तो इस बिजनेस का जो है एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है, इसमें एक हम लोग फ्यूचर देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे दूसरा है एआई। ठीक है, एआई का जो हम लोग का अभी जो सेक्टर है या सेगमेंट जो है, ठीक है, या जो इंडस्ट्री है, ये भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये सेक्टर भी इन फ्यूचर में क्या है, एक ग्रोथ पोटेंशियल एक दिखा रही है कि ये भी आने वाले दिन में और ज्यादा एक्सपेंड करेगी। ठीक है, और अगर कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्टर के बारे में अगर आप सोचिएगा, थोड़ा सा अगर जानिएगा, तो जैसे आप देखिएगा मीडिया सेक्टर। ठीक है, मीडिया सेक्टर में क्या है कि बड़े बड़े जो टीवी चैनल्स हैं, ठीक है, ये चैनल्स क्या है, जो कि बहुत सारे चैनल्स में क्या होता है, पहले सीरियल चलता था। हम लोग बचपन में जब हम लोगों का 8 10 12 साल का जब उम्र होता था, तो हम लोग, मेरे अपने घर में अगर टीवी नहीं है तो बगल वाला घर में जाके हम लोग को देखना होता था कुछ भी सीरियल। बचपन में हम लोग शक्तिमान देखते थे, चंद्रकांता देखते थे। ठीक है, तो अपने घर में नहीं है तो दूसरे घर में जाके हम लोग टीवी देखते थे, एक वहां पे जुनून था। आज के डेट में क्या हुआ है, आज के डेट में मोबाइल में, और इतना आपका क्या हो गया, ये जो वेब प्लेटफॉर्म जो आ चुके हैं, ये वेब प्लेटफॉर्म क्या हुआ कि ये लोग मीडिया हाउसेस के जो आपका शेयर, मार्केट शेयर है, ये मार्केट शेयर को धीरे 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 खाना शुरू कर दिए। आज टीवी के सामने आप खुद बताइएगा कि टीवी के सामने आज कोई सीरियल या कुछ भी देखने के लिए या फिल्म देखने के लिए आप कितना देर बैठते हैं। ज्यादा से ज्यादा होता है कि न्यूज जो है, न्यूज हम लोग देख लिए, बहुत कम हो गया है कि हम लोग टीवी के सामने बैठ के अपना टाइम वहां पे स्पेंड कर रहे हैं। अगर फिल्म या कोई वेब सीरीज देखना हो, डायरेक्ट मोबाइल है, मोबाइल के जरिए से हम देख लिए। अभी स्मार्ट टीवी टीवी आ गए हैं, वहां पे क्या कर रहे हैं, जियो फाइबर या एयरटेल का जो है ऑनलाइन, उसको लगा के अमेजॉन प्राइम देख रहे हैं। ठीक है, और भी वगैरह वगैरह जितना भी
आपका नए नए जो वेब प्लेटफॉर्म्स है वहां से हम लोग अपना जो एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट का पार्ट वहां से हम लोग कंप्लीट कर लें। तो ये देखा जा रहा है कि मीडिया सेक्टर जो है, मीडिया सेक्टर में बहुत ज्यादा जो ग्रोथ जो है, बहुत ज्यादा ग्रोथ का संभावना आने वाले दिन में नहीं दिख रहा है। हाँ, ये नहीं है कि मीडिया सेक्टर एकदम से क्लोज हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कभी भी नहीं पॉसिबल है, लेकिन बहुत ज्यादा जो ग्रोथ होगा इसका भी मतलब कुछ संभावना हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। ये मेरा पर्सनल व्यू, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को ये कंपेयर करना होगा कि ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हम अगर करने जा रहे हैं तो ये इंडस्ट्री क्या इन फ्यूचर में और एक्सपेंड कर सकती है या नहीं कर सकती, इसको आप लोगों को जानना होगा। सेकंड में आप लोगों को देखना होगा इकोनॉमिक कंडीशन, जो सेक्टर में हम अपना पैसा डाल रहे हैं उस सेक्टर में अगर आने वाले समय में इन्फ्लेशन का कुछ अगर कंडीशन आ गया, मुद्रा स्फीति का प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, आपका इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ या डाउन हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। हाँ, और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक इशू होता है, बेरोजगारी का जो इशू है, ठीक है, उससे अगर कंपनी को गुजरना पड़े, इस तरह का मैक्रो इकोनॉमिक अगर फैक्टर्स अगर आ जाता है तो इससे कंपनी अपना बिजनेस को क्या बचा सकती है, बचा के क्या ग्रोथ दिखा सकती है, ये भी आप लोगों को देखने का जरूरत है। और ये देखना जरूरी भी होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और साथ ही साथ और एक जो पार्ट है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, कि गवर्नमेंट का जो रेगुलेटर्स है या जो पॉलिसीज हैं वो किस तरह से इस सेक्टर को, इस इंडस्ट्री को इंपैक्ट कर सकता है, या ये क्या मतलब ऐसा इंडस्ट्री है जो कि गवर्नमेंट के साथ साथ आगे बढ़ती है, गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ा सा फेवर लेके ही चलता है, या इस तरह का इंडस्ट्री है कि इसके ऊपर कभी भी कुछ भी कर दिया जाता है। जैसे टेक कंपनीज जो है, आईटी कंपनीज जो है, इसका एक एग्जांपल है, ठीक है, आईटी कंपनीज में क्या होता है, डेटा प्राइवेसी, बहुत सारा चीज, अभी तो ऑनलाइन में सारा चीज हो गया, तो इसके लिए कड़े कड़े कानूनों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इससे कंपनियों को क्या होता है, अपना ग्रोथ पोटेंशियल में भी इंपैक्ट होता है, और जो कॉस्टिंग है कंपनी की उस कॉस्टिंग में भी आपका इंपैक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे आप एग्रीकल्चर सेक्टर ले लीजिए, ठीक है, या ये जो पावर सेक्टर है, या आप डिफेंस सेक्टर आप ले लीजिए। तो ये सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा मतलब ऐसा जगह में है कि यहाँ पे थोड़ा सा चलो रिबेट दे देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेशन देके, क्योंकि ये मतलब बेस है हम लोगों का देश का, ये एक बेस है। तो उसमें बहुत ही कड़ा रूल रेगुलेशन ऐसा कर दिया, उस तरह का जनरली होता नहीं। तो आपको उस तरह का इंडस्ट्री भी आपको सोच के चलना होगा कि इन फ्यूचर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कुछ भी हो जाए, बहुत ज्यादा इंपैक्ट जैसे इन कंपनियों के बिजनेस के ऊपर जैसे नहीं आए, ठीक है। तो ये जब आप उस कंपनी का जो इंडस्ट्री है और मार्केट कंडीशन जो है, जो जब आप इसको एनालाइज करना स्टार्ट कीजिएगा तो ये सारा चीज भी आपके पास क्रिस्टल क्लियर होगा कि इस कंपनी में हमको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना, ठीक है। चलते हैं आगे। फंडामेंटल एनालिसिस का और एक मेजर पार्ट ये होता है क्या, स्टडी वैल्यूएशन, ठीक है, वैल्यूएशन का स्टडी करना कि इसका जो अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस अगर चल रहा है 200 रुपया, 500 रुपया, कुछ भी चल रहा है कोई स्टॉक का, तो क्या ये प्राइस सही है या नहीं है, या सही प्राइस इसका नहीं है, इसका प्राइस या तो कम होना चाहिए थोड़ा, या इससे ऊपर होना चाहिए। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यू आपको यहाँ पे जानना जरूरी होगा, ठीक है। तो इसका कुछ कॉमन मेथड्स हैं, ठीक है, ये थ्योरेटिकल है, इसको आप लोग कहीं पे भी जाके चेक कर लीजिएगा, गूगल में भी अवेलेबल रहता है, जो वेबसाइट्स देंगे वहां पे भी आपको ये सारा डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। इसमें से एक होता है क्या, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डीसीएफ इसको बोला जाता है, ठीक है। इससे कंपनी का प्रेजेंट जो इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू है उसके ऊपर से फ्यूचर का जो कैश फ्लो होगा उसका एक अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, की कंसेप्ट इसका क्या है, इसका तीन की कंसेप्ट मेनली है। एक फ्यूचर कैश फ्लो का, दिस आर द प्रोजेक्टेड इनफ्लो एंड आउटफ्लो
ऑफ कैश फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। यहां पे ये एनालाइज किया जाता है कि करंट कोई भी एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर आने वाले इतना समय के भीतर, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के भीतर कंपनी के पास कितना इनफ्लो या आउटफ्लो हो सकता है कैश का। ठीक है, ये फ्यूचर कैश फ्लो का एक अंदाजा लगाया जाता है। सेकेंडरी क्या होता है, डिस्काउंट रेट यहां पे लिया जाता है। यहां पे क्लियर लिखा है, दिस रेट रिफ्लेक्ट्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड द रिस्क एसोसिएट विद द इन्वेस्टमेंट। इसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका एक टाइम वैल्यू, जितना टाइम के लिए वो इन्वेस्टमेंट हुआ है, प्लस उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं है। ये भी आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। कुछ भी इन्वेस्टमेंट आप कीजिए उसमें रिस्क आपका एसोसिएटेड रहता ही है। आप बैंक में रखते हैं, पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, कहीं भी रखिए, आप इंश्योरेंस में रखिए, रिस्क एसोसिएटेड रहता ही है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो उस टाइम के ऊपर जो मनी का जो वहां पे वैल्यू रहेगा प्लस जो रिस्क है उसका एक आपका डिस्काउंटेड रेट यहां पे निकाला जाता है, जिसको बोला जाता है कंपनीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC। ठीक है, थर्ड क्या यहां पे देखा जाता है, प्रेजेंट वैल्यू, द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज रिप्रेजेंटिंग देयर वर्थ इन टूडेज टर्म। जब ये डिस्काउंटेड वैल्यू और फ्यूचर कैश फ्लोज का जो रिजल्ट है वो आ जाता है, तो उसके हिसाब से आज हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि आज इसका वैल्यूएशन किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, इसका एक सिंपल अगर एग्जांपल आप दीजिए, अगर लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जमीन खरीदने जाते हैं कि 10 कट्ठा का एक प्लॉट है, वो प्लॉट हम खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो प्लॉट अगर हम खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले जब हम प्लॉट देखने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, लोकेशन देखते हैं कि ये लोकेशन में अगर ये प्लॉट अगर 10 कट्ठा का प्लॉट है, ये प्लॉट अगर हम खरीदते हैं तो इसका फ्यूचर में क्या हो सकता है ना, फ्यूचर में ये कितना तक जा सकता है, तो उसके हिसाब से रेट कैलकुलेट होता है। आज वो 10 कट्ठा आपको वहां पर रेट दिया, जो सेलर है, सेलर आपको बोला कि 1 लाख रुपया कट्ठा हम लेंगे, तो 10 लाख रुपया आपका पड़ेगा। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि 10 लाख रुपया, आपको लग रहा है कि 10 लाख रुपया 10 कट्ठा में महंगा है, आप वहां पर निगोशिएट करने का कोशिश करते हैं, निगोशिएट करके आप उसको बोलते हैं कि 80,000 में आप डील को फाइनल करो। अब 80,000 में नहीं होता है तो वो 90,000 में जाके, मिडिल में जाके वो डील आपका फाइनल हुआ। अब आप मन मन एक जो फ्यूचर एक्सपेक्ट जो आपका है वो तो आप वहां पे लगा लिए कि फ्यूचर में आज से 5 साल बाद ये जो 10 लाख, नौ एक्चुअली 10 लाख वैल्यू बोला था, आप 9 लाख में उसको खरीदें। ठीक है, तो फ्यूचर में आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि 5 साल के बाद ये कम से कम यहां से 3 गुना हो जाना चाहिए। जहां पे हम जमीन तो खरीद रहे हैं, अगल बगल में मान लीजिए सोसाइटी है, सोसाइटी जो है रेजिडेंशियल है, कुछ दूर में आपका मार्केट है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, रोड है, दिस है दैट है, बहुत सारा चीज अवेलेबल है वहाँ। ठीक है, तो सिंपली है कि आपको ये लग रहा है कि हाँ ये 3 गुना 4 गुना रिटर्न हमको दे सकता है, आप वहां पे 9 लाख का इन्वेस्टमेंट वहां पे कर दिए। ठीक है, अब इन फ्यूचर के ऊपर से आपको अब क्या लग रहा है कि मेरे पास एसेट कितना का बन गया है, एसेट मेरे पास तो अब अगर उसको हम 3 गुना ही पकड़ते हैं तो 3 नाम 27 लाख, मेरे पास 30 लाख का एसेट है। आपके पास अब 30 लाख का एसेट बन गया, तो आपका जो वैल्यूएशन है, आप लिए 9 लाख, 9 लाख आप इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन आपका अगर खुद का जो एसेट वैल्यूएशन है, वो एसेट वैल्यूएशन आप अब 9 लाख का नहीं बोलिएगा, वो फ्यूचर एस्पेक्ट लेके आप उसको मोटा मोटी 30 लाख के ऊपर ही आप उसको बताइए। अब यहां पे क्या रहता है, रिस्क, जैसे होता है रिस्क एसोसिएटेड, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क। ठीक है, अब वहां पे भी जमीन में आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज में अगर कुछ फेरबदल हो गया तो वहां पे रिस्क होता है। अगर उस जमीन के अगल बगल में कुछ ऐसा बिजनेस या कुछ ऐसा आपका मतलब ओपन हो गया जो कि निगेटिव आपका होता है, जैसे मान लीजिए कोई लिकर शॉप आपका खुल गया, ठीक है, या कोई मान लीजिए आपका शमशान वहां पे ओपन हो गया, तो जनरली यहाँ पे सिचुएशन क्या हो जाएगा, आपका जमीन का वैल्यूएशन वहां पे गिर जाए। होता ही है कि ये एक निगेटिव इंपैक्ट वहां पे जमीन के ऊपर आ गया, अगल बगल में निगेटिव इंपैक्ट वहां पे आ रहा है।
ठीक है। तो जो आप सोच रहे थे कि 5 साल बाद मेरा 30 लाख रिटर्न हमको मिलेगा इससे, वो 30 लाख नहीं होगा। देखिएगा उसको आपको औने पौने दाम में 9 लाख में आप खरीदे थे, आपको उसको बेचना पड़ा 12 लाख 15 लाख। तो ये भी रिस्क को, ये डिस्काउंट रेट जो है, डिस्काउंट रेट में यहाँ पे रिस्क को भी एनालाइज करके उसको भी डिस्काउंट करके ये एवरेज प्राइस, वहां पे एवरेज कॉस्ट जो है कैपिटल, वो निकाला जाता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है। लंबा प्रोसेस ये है, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा इंगेज भी होना पड़ेगा और पढ़ाई करना भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है, सिंपली एक शॉर्टकट भी है। क्या है? वो है टेक्निकल एनालिसिस। आप टेक्निकल एनालिसिस के जरिए से भी आप फंडामेंटल गुड है या बैड है, इसको मतलब 100% तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक आप उसको पता कर सकते हैं कि हाँ ये कंपनी अच्छा रन कर रही है। उसको भी जब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट हम लोग का कल से ही स्टार्ट होगा, तो हम लोग उसको भी जानेंगे कि टेक्निकल के जरिए से हम लोग फंडामेंटल कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिस्काउंटेड कैश फ्लो का एक कंसेप्ट। और दूसरा जो है वो क्या हम लोग देखते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं क्या, पीईजी रेशियो। इसमें क्या लिया जाता है, पीई रेशियो को लिया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है कंपनीज का जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है, ठीक है। जिससे कि कंपनी का वैल्यूएशन का भी यहाँ पे हम लोगों को अच्छे से पता मिलता है। पी रेशियो को कंपनी का एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जो है, ठीक है, उसके साथ हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं, जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि पी रेशियो क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि पीईजी रेशियो अगर एक के नीचे है, अगर एक के नीचे है, तो हम लोग क्या समझते हैं, कंपनी अंडर वैल्यू है, कंपनी अंडर वैल्यू है, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल काफी हाई है। ये कंपनी अगर हमको आज के डेट में मान लीजिए 500 रुपया में मिल रही है, और इसका पीजी रेशियो 1 से नीचे है, तो ये 500 से 5,000 जाने का क्षमता रखती है लॉन्ग टर्म में। 5,000 क्या, 10,000 भी जाने का क्षमता रखती है लॉन्ग टर्म में, 5 साल 7 साल 10 साल। अगर ये इक्वल है 1 के पीजी रेशियो, ठीक है, तो ये फेयरली वैल्यूएट हम लोग मानते हैं कि फेयर वैल्यू हमको एकदम इसका ओरिजिनल जो वैल्यू होना चाहिए वही वैल्यू में हमको ये मिल रहा है इस कंपनी का स्टॉक, ठीक है। और अगर 1 से ऊपर है पीईजी रेशियो, तो इसको हम लोग मानते क्या है कि स्टॉक ओवर वैल्यू, ठीक है। ये जो प्राइस है इसका, जो प्राइस हम इसका अभी पे कर रहे हैं, ये हम ओवर प्राइस हम दे रहे हैं। इसका एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए 100 रुपया, लेकिन हम इस उस स्टॉक का प्राइस चल रहा मान लीजिए 150 रुपया, तो हम 50 रुपया इस बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्टॉक्स होते हैं, उन लोगों का पीजी रेशियो आपको हाई भी मिल सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही मिलेंगे या एक बराबर मिलेंगे या एक से नीचे मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक्स आपको मिलेंगे जिसका पीजी रेशियो 10 12 15 20 50 तक भी आपका है, ठीक है। लेकिन हाई ग्रोथ पोटेंशियल्स वाले कंपनीज हैं, तो उन लोगों का पीजी रेशियो भी आपको हाई मिलेंगे। तो यहाँ पे वो भी देखना जरूरी होता है, जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले रहते हैं इसमें से जनरली आपका जो होते हैं वो कौन होते हैं, लार्ज कैप कंपनीज, ठीक है। तो लार्ज कैप कंपनीज में क्या होता है, वो आपका अगर उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो बैलेंस के लिए आप अपना अपना पोर्टफोलियो जो है, पोर्टफोलियो बैलेंस के लिए लार्ज कैप में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें जनरली क्या होता है, ग्रोथ आपको मिलेगा, लेकिन क्या होता है, जो मल्टी बैगर ग्रोथ का जो हम लोगों का एक माइंडसेट रहता है कि हम 100 रुपया में खरीदें, कम से कम ये 2,000 जाना चाहिए, तो वो एक्सपेक्टेशन आप मत रखिएगा। उसमें एक्सपेक्टेशन लार्ज कैप कंपनीज में थोड़ा सा आपको कम ही रख के चलना जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ रेशियोज हैं स्टडी वैल्यूएशन के लिए, जिससे कि आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी, या अगर हाई वैल्यू पहुंच चुका, आप अगर खरीद के बैठे हैं, तो आपको पोटेंशियल जो सेल अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको वहां पे बता देती है। कंपनी का फेयर वैल्यू जो है, फेयर वैल्यू आपको ये जानकारी देती है, जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको जानना जरूरी होता है, ठीक है। अब चलते हैं
आगे स्टेप 10, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये भी देखिए कि ये कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है, देती है, कंटिन्यूअस बेसिस में दे रही है। अगर वो देती आई है, जरूरी नहीं कि हर कंपनी डिविडेंड दे, लेकिन अगर वो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड में अगर आप देख रहे हैं कि प्रीवियस इसका 5 साल या 10 साल का जो डेटा है इसमें वो डिविडेंड दे रही है, तो कंटिन्यूअस बेसिस में डिविडेंड आपको पे करते हुए जा रही है या नहीं जा रही है, इसको भी आपको देखते जाना है। ठीक है, और साथ ही साथ देखना है शेयर बायबैक, कि कंपनी अपना मार्केट में जो शेयर है उस शेयर को फिर से बायबैक कर रही है, जो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं वो। ठीक है, ये कंपनी का स्ट्रॉन्ग जो फंडामेंटल है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल को भी दर्शाती है। ठीक है, रेगुलर डिविडेंड पेमेंट आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी बताती है। ठीक है, और शेयर होल्डर को एक कह सकते हैं कि एक पसंदीदा चीज है कि ये हमको बैठे बैठे हमको इनकम देता है। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड वो है कि हम एक बार इन्वेस्ट कर दिए, शेयर का प्राइस तो इंक्रीज जो हो रहा वो हो रहा है, हमको बोनस मिल रहा है। तो हम लोगों का एक बेसिक नेचर है, हमको सैलरी से ज्यादा अच्छा क्या लगता है? बोनस अच्छा लगता है। हम लोग बोनस के वेट में पूरा साल बैठे रहते हैं। एक बार ही बोनस मिलेगा लेकिन पूरा साल हम लोग बैठे रहते हैं, क्योंकि बोनस हम लोग को अच्छा लगता है। ठीक है, एक हार्टली एक फीलिंग रहता है उसमें कि कुछ एक्स्ट्रा हम लोगों को मिलता है। तो कंपनियों में भी क्या होता है, ये डिविडेंड शेयर होल्डर्स के साथ एक, आप कह सकते हैं हार्टली एक टच होता है, कि कंपनी अपना जो प्रॉफिट हो रहा है, अपना जो रिजर्व कैश है, वहां से शेयर होल्डर्स को भी बोनस दे रही है डिविडेंड के तौर पर। ठीक है, तो अगर कंपनी कंटिन्यूअस बेसिस में अगर दे रही है तो इसको भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के तौर पे ही आपको लेना है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर कंपनी अपना शेयर बायबैक कर रही है, ठीक है, बायबैक जनरली जो आउटस्टैंडिंग शेयर मेरे आपके पास कंपनी का पड़ा हुआ है, तो कंपनी क्या कर रही है, आपके पास से वो शेयर बोल रही है कि आप हमको फिर से बेच दो, हम आपके पास से शेयर खरीद लेते। अब बायबैक जब होता है तो कंपनी क्या करती है, वो जनरली ये होता है कि आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करती है। अगर कोई कंपनी का आप शेयर लेके बैठे हैं, जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि आप जियो फाइनेंशियल का आप शेयर खरीदे हैं। जियो फाइनेंशियल का शेयर प्राइस है उसका 300 रुपया। अब जियो फाइनेंशियल क्या किया, उसको लगा, उसका मैनेजमेंट को लगा कि हम अपना शेयर को बायबैक कर लेंगे, मार्केट में जो ओपन शेयर जो पड़ा हुआ उसको हम खरीद लेंगे। ठीक है, उसका एग्जाम्पल रहता है कि मेरा मार्केट में मान लीजिए 1 लाख शेयर छोड़ा होगा, तो 1 लाख शेयर में से मैनेजमेंट डिसाइड किया है कि 1 लाख शेयर में से 20,000 शेयर हम खरीद लेंगे। अब 300 रुपया करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, तो अगर आपको ये बोले कि भैया 300 रुपया चल रहा है, 300 ही आपको देंगे, तो आप अपना शेयर क्यों, उसको फिर बाईबैक में क्यों बेचना है? हम तो करंट मार्केट में ही उसको बेच सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, बाईबैक में आपको ऑफर करती है कि हम बाईबैक जो करेंगे आपसे 450 रुपया में बाईबैक करेंगे, या 400 रुपया में बाईबैक करेंगे। अब 400 रुपया में आपके जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं आप मेरे को बेच दो फिर से। ठीक है, तो आपको ये दिखाया जाता है कि आप जो शेयर है आपके पास वो एक्स्ट्रा कुछ और ले लो, 20%, 30%, 40% एक्स्ट्रा आपको हम पे कर दे रहे हैं, आपके शेयर मेरे को दे दो। ठीक है, तो इससे ये अंदाजा लगता है, एक अंदाजा लगाया जाता है कि कंपनी जब एक्स्ट्रा पे करके हमको दे रही है तो कंपनी अपना शेयर का वैल्यूएशन कहां पे खड़ा कर रही है, 400, 450 के पास खड़ा कर रही है। तो कंपनी का मैनेजमेंट को अगर कॉन्फिडेंस है कि हम 400 रुपया देके भी हम लॉस में नहीं है, तो ये कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है। 400 क्या, या 800, 1000 तक भी जा सकती है नियर टर्म जो फ्यूचर है उसमें। तो ये स्ट्रॉन्ग एक सिग्नल देती है पब्लिक को भी, मार्केट को भी, अगर कोई कंपनी शेयर बायबैक करती है, कि कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग हो। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को अपना ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है कि कौन कंपनी शेयर बायबैक के लिए पब्लिकली अनाउंस की है, और जब भी करती है ये पब्लिक अनाउंस हो जाता है, आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज आप लोगों को देखना है, कैश फ्लो देखना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इसको भी आप लोगों को देखना है कि कंपनी किस तरह से कर रही है। ठीक है, अब आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस का और एक पार्ट है इवैल्यूएट रिस्क, जो कि स्टेप 11 में आपको ये देखना है। 1 नंबर स्टेप से हम लोग स्टार्ट किए थे, 11 नंबर स्टेप तक हम लोग पहुंचे हैं, एक एक स्टेप में
जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स को हम लोगों को देखना जरूरी होता है। अगर हम कोई भी स्टॉक में, कोई भी कंपनी में, कोई भी कंपनी का बिजनेस में अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो ठीक है, सिंपली है, नो इन्वेस्टमेंट इज विदाउट रिस्क। कोई भी कंपनी अगर कहती है ठीक है कि हम, मेरा बिजनेस का कोई रिस्क नहीं है, तो वो गलत है, रिस्क है। अब रिस्क कैसा है ये हम लोगों को थोड़ा जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। ठीक है, एक होता है क्या, मार्केट वोलेटिलिटी का रिस्क होता है। दूसरा क्या होता है, रेगुलेटरी का रिस्क होता है। और थर्ड क्या होता है, मैनेजमेंट का रिस्क होता है। ठीक है, मार्केट वोलेटिलिटी, जो मार्केट का जो सेंटिमेंट है, कभी भी कुछ हो सकता है। मार्केट वोलेटिलिटी में क्या होता है, जैसे ये आपका इजराइल ईरान का वार शुरू हो गया, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो है वो भी गिर गया, उसका भी स्टॉक प्राइस गिर गया। ऐसा नहीं कि नहीं गिरा है। प्रीवियस जो 8 महीना जो हम लोग पार किए हैं, अक्टूबर 24 से लेके अप्रैल आपका 2025 तक, 7-8 महीने का जो ये दौर पार हुआ है, इसमें भी अच्छा अच्छा जो फंडामेंटल कंपनीज है वो भी अपना प्राइस में डिक्लाइन दिखाई है, नीचे आया है। ठीक है, तो ये मार्केट वोलेटिलिटी है, मार्केट का एक साइकिल है। मार्केट कभी भी हमेशा ऊपर की ओर ही नहीं जाती है। मार्केट ऊपर जाने से पहले एक बार नीचे आके अपना जो प्राइस है, प्राइस को अपना हल्का करती है ना। आप अगर पूरा खा के बैठे हुए हैं, पूरा अगर गला तक खा के बैठे हुए हैं, फिर से आपको अच्छा अच्छा खाना ही आपको अगर हम ऑफर कर रहे हैं, तो आप नहीं खा सकते वहां पे। तो मार्केट का भी उस तरह का कंडीशन होता है। मार्केट जब एक बार ऊपर की ओर चढ़ता है, तो ऊपर जाने के बाद उस जगह पे या तो वो कुछ दिन के लिए वहां पे रेस्ट करेगा, या वहां से नीचे आके थोड़ा सा रेस्ट करेगा, फिर वो ऊपर की ओर मूव करेगा। और उस दरमियान में, उस दौर में जितने भी आपका बहुत अच्छा फंडामेंटल का कंपनीज भी रहेगा, तो वो भी, चूंकि ओवरऑल मार्केट का ये करेक्शन हो रहा है, तो वो कंपनी भी वहां पे डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाएगी। तो ये मार्केट वोलेटिलिटी एक जनरल टर्म है, जनरल सिचुएशन होता है, इसमें डरना नहीं। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म स्टॉक में, लॉन्ग टर्म कोई बिजनेस में अगर आप पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, ये मार्केट वोलेटिलिटी से नहीं डरना है। डरना कहां पे है, रेगुलेटरी रिस्क जो है, गवर्नमेंट पॉलिसीज में अगर कुछ चेंजिंग हो गया, या रेगुलेटर जो है उसमें कुछ ऐसा रूल्स लगा दिया जिससे कि बिजनेस मॉडल इंपैक्ट हो सकता है, तब आपको डरना है कि गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण बिजनेस में जो इंपैक्ट होगा। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी अगर कुछ चेंज हुआ कोई बिजनेस को लेके, ठीक है, तो वो बिजनेस में लॉन्ग टर्म का इंपैक्ट होता है, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट नहीं होता कोई पॉलिसी चेंज में। ठीक है, और रेगुलेटर जो है, अगर रेगुलेशन में कुछ अगर चेंज करते हैं, तो वो भी इंपैक्ट आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, तो इससे आप लोगों को ध्यान रखना है, उस रिस्क से आप लोगों को बचना है। अगर वहां पे अगर कुछ नया गवर्नमेंट पॉलिसीज या रेगुलेशन कुछ अगर चेंज हो गया है, उसको साथ ही साथ एनालाइज करके ये आपको देखना है कि इस स्टॉक में अब हम बने रहें, या इसका बिजनेस मॉडल इंपैक्ट होगा, तो इस स्टॉक से हम निकल जाएंगे। उस स्टॉक से चिपक के नहीं रहना। तो सिंपली यहाँ पे स्टॉक मार्केट में और एक कहावत है कि कोई भी स्टॉक रहे उससे आपको शादी नहीं करना। ये मार्केट की बहुत सारे बड़े बड़े जो हैं, जो बैठे हुए हैं, उनका ये कहना है। जो राकेश झुनझुनवाला है वो भी कहे हैं कि कोई भी स्टॉक से शादी नहीं करना है, कि 7 जन्म का मेरा तेरा मेरा साथ हो गया। स्टॉक से शादी नहीं करना है। अगर सब कुछ मेरे फेवर में है तो हम स्टॉक के साथ हैं, अगर मेरे फेवर में नहीं है तो उस स्टॉक से हम, चाहे प्रॉफिट हो रहा है या छोटा मोटा अगर लॉस भी हमको लेना पड़े, हम उससे, उस बिजनेस से हम निकल जाए। ठीक है, अगर रेगुलेटरी में, गवर्नमेंट पॉलिसी या रेगुलेशंस में कुछ चेंज होता है, तो इसको आपको माइंड में रखना है। और साथ ही साथ ये देखना है, रिस्क में डरना कब है, जब मैनेजमेंट का अगर कुछ निगेटिविटी आपको सुनने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आपका गलत मैनेजमेंट रहा, तो वो जो कंपनी का बिजनेस है, कंपनी का बिजनेस को भी वो गलत दिशा में ही लेके जाएंगे। और इससे क्या होता है, स्टॉक का जो प्राइस है वो प्राइस भी आपका गिरेगा, आपको अल्टीमेटली लॉस का सामना करना पड़ सकता है।
तो अगर कोई कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, उस मैनेजमेंट में कुछ भी अगर चेंजिंग हो रहा है तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि मैनेजमेंट में कौन इन कर रहा है, मैनेजमेंट से कौन आउट हो रहा है, इन कर रहा तो क्यों इन किया, आउट हुआ तो क्यों आउट। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूं। मैनेजमेंट में बहुत सारे कंपनी के नाम आप लोग जानते हैं। ठीक है, सुने भी होंगे कि बहुत सारे अच्छे बड़े बड़े कंपनीज थे। एयरलाइंस का कंपनी था, ठीक है, आईटी का कंपनी था, बहुत बड़े बड़े कंपनी, लेकिन उसका जो आप कह सकते हैं मैनेजमेंट के बहुत बंदे आज के डेट में बहुत पैसे का घपला करके विदेश में जाके बैठा हुआ है। और उस कंपनी में हम आप जैसे जो इन्वेस्टर जो अपना पैसा लगा के बैठे थे, उनका पैसा लगभग लगभग डूब चुका। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किए हैं या करने वाले हैं, तो ये छोटा मोटा चीज है। इसको चेक करने में आपको 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता है। पूरा दिन में 24 घंटा में कुछ भी काम कीजिए, रात में 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा समय देके कुछ वेबसाइट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। अगर वो कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, उस कंपनी के बारे में आप अगर ऑनलाइन जगह सर्च करते हैं, तो आज के दिन तक उसका जो कुछ है वो सारा चीज तो आपके सामने रह जाएगा। तो ये कुछ कुछ चीज आप लोगों को खुद से करना होगा। इसके लिए कोई आपको मतलब क्या बोलेंगे, बताने भी नहीं जाएगा और प्रेशर भी नहीं दे सकता। आपका पैसा अगर आप उसको मल्टीबैगर करना चाहते हैं, तो ये छोटा छोटा चीज आपको करना होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को रखना है अपना माइंड में। इसको भी हम लोगों को चेक करना है, फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, जब ये 11 पार्ट आप लोग 11 स्टेप आप लोग कंप्लीट किए, ये 11 स्टेप कंप्लीट करने के बाद आप लोग अपना जो डिसीजन है इन्वेस्टमेंट का, वो डिसीजन आप लोग वहां पे बना सकते हैं। क्योंकि जब ये 11 पार्ट आप लोग एनालाइज कर लिए, तो ऑलमोस्ट क्या, ऑलमोस्ट से भी थोड़ा सा ऊपर कोई वर्ड है तो वो आप लगा लीजिए कि आप कंपनी का मोटा मोटा सारा चीज आपका माइंड में सेट हो चुका है कि ये कंपनी सही है या गलत है। अभी जो प्राइस चल रहा है, इस प्राइस में हम इसको खरीदें या थोड़ा सा और वेट कर जाए। ठीक है, तो इससे आपको एक फंडामेंटल से आपको कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ का पता चल गया, इसका बिजनेस का जो कॉम्पिटिटर है उसके बारे में पता चल गया। ठीक है, रेशियो से आपको ये पता चल गया कि इसका वैल्यूएशन सही है या गलत है। ठीक है, तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन आपका आ गया, जिससे कि आप रॉन्ग डिसीजन अगर किसी के थ्रू से अगर आप मान लीजिए कोई आपको बोल दिया कि भैया ये स्टॉक ये कंपनी ऊपर जाने वाली है, तो ये कुछ जो 11 जो स्टेप दिए हैं, ये 11 स्टेप सिर्फ आप फॉलो कर लीजिए, उस कंपनी का सारा डेटा आपको ऑनलाइन में ही मिल जाएगा। ठीक है, ये 11 स्टेप को फॉलो करके आप खाली वो चेक कर लीजिए। अगर आपको लगा कि नहीं ये सारा जो पैरामीटर है, पैरामीटर को ये पार करके बढ़ रहा है, आप वहां पे डिसीजन अपना बनाओ। कोई भी अगर कॉल टिप आपको कहीं से भी इंफॉर्मेशन कहीं से मिल गया कोई कंपनी के बारे में, ठीक है, हो सकता है वो अच्छा भी हो और हो सकता है वो बुरा भी हो, लेकिन आप जब खुद से इस चीज को एनालाइज कर लीजिएगा, तो आप सेटिस्फाइड रहिएगा। और अपना सेटिस्फिकेशन के साथ जब आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तो 99% आपका चांसेस रहेगा, 99% आपका चांसेस रहेगा कि आप उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट ही जनरेट करोगे। और दूसरे के कहने से अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप डिसीजन लेते हो, तो 99% चांस ये रहता है कि आपका पैसा डूबेगा। ठीक है, ये स्टॉक मार्केट का रूल है। तो इसको आपको फॉलो करना है। जितना खुद से एनालाइज करना आप लोग सीख जाइएगा, उतना ज्यादा आप प्रॉफिट के मतलब पास और अग्रसर होते जाएंगे। इसलिए यहाँ पे नीचे में ये दिया भी हुआ है लेफ्ट साइड में कॉर्नर में, वॉच द बिजनेस नॉट द स्टॉक। स्टॉक का नाम के ऊपर उसका फैंसी के ऊपर जाना नहीं है, उसका बिजनेस क्या है, वो बिजनेस में ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं है, फ्यूचर में वो दौड़ लगा सकता है लंबा या नहीं लगा सकता है, इसके बारे में आपको जांच विचार करना है, सोचना है। और ये कैसे होता है, जैसे
एक बड़े जो इन्वेस्टर हैं उनका नाम भी मैंने लिया, राकेश झुनझुनवाला। उसमें एक 2002 में एक स्टॉक में वो अपना इन्वेस्टमेंट किए थे। उस स्टॉक का नाम था टाइटन, टाटा ग्रुप की कंपनी थी। ठीक है, 2002 में इन्वेस्टमेंट किए थे, तो वो आंख मूंद के तो इन्वेस्टमेंट नहीं किए थे। वो इन्वेस्टमेंट किए पूरा फंडामेंटल देख के, वो फ्यूचर देख के वो किए 2002 में। ये ये सारा जो 11 पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया, ये 11 पॉइंट का ही वहां पे एनालाइज वो भी किए हुए थे। इसका डीप रिसर्च वो किए, बिजनेस को वो समझे और बिजनेस में वो पैसा लगाए। ठीक है, और उस बिजनेस से, टाइटन से उनका नेटवर्थ जो खड़ा हुआ, 18,000 करोड़ का नेटवर्थ खड़ा हुआ। और टाइटन में उनका इन्वेस्टमेंट शायद 20 करोड़ या 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2002 में। तो 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके अगर आप 18 करोड़, 18,000 करोड़, सॉरी, 18,000 करोड़ का अगर आप एसेट क्रिएट कर सकते हैं, तो आज के दिन में आपको अगर 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा अगर आपको थोड़ा सा एनालाइज करने में अगर टाइम देना पड़े, आप क्यों नहीं दीजिए? आज का 1 घंटा, आज से 10 साल बाद अगर आपको करोड़ों में पहुंचा सकता है, तो आप क्यों नहीं देंगे? तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको स्टॉक में ये सब जानकारी लेना जरूरी है, और लेना भी चाहिए। और बिल्कुल लीजिएगा, ये मेरा कहना है। अगर कहीं पे कोई स्टॉक आपके पास आया, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, खुद से आप उसका रिसर्च कीजिए। मेरा जो हेल्प लगेगा, मेरे पास जितना बुद्धि है, छोटा मोटा थोड़ा सा जो भी है, उससे मैं आप लोगों को, मेरे पास जितना है वो गाइडेंस मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूंगा, बिल्कुल। ठीक है, वो सिर्फ आप लोग एक बार उसको नोटिफाई कर दीजिएगा कि इसमें हम सोच रहे हैं, तो हम अपने तरफ से जो भी लगेगा मैं आप लोगों को वो बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद, मैं कोई रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। इस इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन वो प्योरली आपका रहेगा। ठीक है, और आप अपना जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होंगे उनके साथ जरूर इस बारे में डिस्कशन कीजिएगा। हम लोग एक डिस्कस रहेगा कि हाँ ये सही है या गलत है, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ फंडामेंटल डेटा एनालिसिस करने के लिए कुछ वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं वेबसाइट्स। ये कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे screener.in है, trendline.com है, stockage.com है, टिकर बोल के है फिनोलॉजी.in का। उसके बाद tickertip.in है, marketsmith.india.com है, और www.equitymaster.com। ठीक है, ये कुछ वेबसाइट्स हैं। ये वेबसाइट्स में आप लोग जाके कोई भी कंपनी, जिस कंपनी के बारे में उसका फंडामेंटल आपको देखना है, उस कंपनी का फंडामेंटल आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये, अच्छा, ये पहले डिस्क्लेमर है, और हम लोग चलते हैं, थोड़ा स्लाइड को चेंज करते हैं। Right? अच्छा, ये दिख रहा है, ये चार्ट जो है, चार्ट दिख रहा है जो मैंने पेज चेंज किया? कोई भी एक बताइएगा थोड़ा। हाँ। ओके, चलिए, तो यहाँ पे जाके जैसे आप एक वेबसाइट मैंने दिया, स्क्रीनर। ठीक है, स्क्रीनर यहाँ पे टाइप करने से यहाँ पे आपका आ गया, एंटर मारिए। आप अपना ईमेल आईडी देके उसको साइन अप कर लीजिएगा। ठीक है, साइन अप करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे देखिएगा, ये ऊपर में ये सर्च फॉर ए कंपनी, तो जस्ट एक हम डालते हैं टाटा मोटर्स। ठीक है, टाटा मोटर्स लिमिटेड। टाटा मोटर्स यहाँ पे जाइएगा। ये वैल्यूएशन रेशियोज जो है, जो मैं देखता हूँ, वो सारा वैल्यूएशन रेशियोज यहाँ पे आ गए। कंपनी का अबाउट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कि टाटा मोटर्स क्या है नहीं है, उसका पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगा।
की पॉइंट्स जो है इसमें बिजनेस का जो सेगमेंट्स वगैरह जितने हैं वो सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बिजनेस क्या एक्सपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है वो सारा चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। रीड मोड में जब जाइएगा तो ठीक है, आप लोग उसको वहां से देख के आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे कंपनी का जो बेसिक इंफॉर्मेशन रेशियोज जो है वो सारा चीज यहाँ पे है। मार्केट कैप यहाँ पे जैसे 2,52,880 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस क्या है, 687 रुपया। बुक वैल्यू क्या है, 315 रुपया। ठीक है। ROC ये एक रेशियोज है। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर देखिए स्टॉक पी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 8.96 है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20%। रिटर्न ऑन इक्विटी आपका 28%। फेस वैल्यू 2 का है। ठीक है। चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग, प्रोमोटर होल्डिंग में कोई चेंजिंग नहीं है, जैसे का वैसा है। प्लेज परसेंटेज, प्रोमोटर अपना जो शेयर है उसमें से कुछ प्लेज करके रखा है नहीं रखा है। डेट कितना है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है अभी, 71,000 करोड़ का कर्जा है। मार्केट कैप 2,52,000 करोड़ मार्केट कैप, उसमें 71,000 करोड़ का कर्जा चल रहा है। ठीक है। उसके बाद सेल्स क्या हुआ है, आपका पैट क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है। ठीक है। क्वार्टरली प्रॉफिट वायर क्या है, प्रोमोटर होल्डिंग कितना परसेंटेज है। ठीक है। और भी अगर कुछ रेशियोज आपको यहाँ पे देखना है कि हमको ये सारा चीज देखना है तो ये एडिट रेशियो में जाइएगा। एडिट रेशियो में जाके यहाँ पे ये बहुत सारे रेशियोज यहाँ पे अवेलेबल, सेल्स है, OPM है, ये कुछ जो टिक मारा हुआ ये वहां पे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट्स, EPS, ठीक है, अर्निंग यील्ड, करंट प्राइस, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू फ्री कैश फ्लो, ये बहुत सारे और रेशियोज है। ठीक है। ये रेशियोज को भी अगर आप देखना चाहते हैं, ये सेल्स ग्रोथ प्रीवियस 3 इयर्स का, ठीक है, ये सारा चीज आप वहां पे जाके ऐड करके, ठीक है, सेव क्विक रेशियो कीजिएगा तो वो आपको यहाँ पे देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नीचे एक आपको जस्ट ये लाइन चार्ट आपको देखने को मिलेगा टाटा मोटर्स का। ये लाइन चार्ट में यहाँ पे प्राइस का जो मोमेंटम हुआ है ओवर द पीरियड 2006 से लेके 2025 तक, ये मैक्स जब कर दिए हम, ये पूरा का पूरा चार्ट आपको प्राइस का मोमेंटम आपको देखने को मिल गया। ठीक है, कि टाटा मोटर किस तरह से अपना हिस्टोरिकल अपना लाइफ टाइम मूवमेंट किस तरह से किया है। ठीक है। उसके बाद कंपनी का अच्छाई क्या क्या है और कंपनी का बुरा टर्म क्या क्या है अभी, ये सारा चीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और यहाँ पे लिखा रहता है। ठीक है। पीयर कंपैरिजन, इसका जो कॉम्पिटिटर्स है, टाटा मोटर्स का कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, Hyundai मोटर, फोर्स मोटर, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, मर्करी ईवीटेक। ठीक है। ये सारे कंपनीज आपका उसका कॉम्पिटिटर है। तो इसको भी आप, जब आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटर यहाँ पे मिल गया तो कोई भी, अब टाटा मोटर्स का फंडामेंटल आप देखें तो यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी फंडामेंटल, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी आप ओपन करके सेम आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिला तो क्वार्टरली रिजल्ट। ठीक है, पर क्वार्टर कंपनी किस तरह से अपना रिजल्ट यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें से सेल्स कितना हुआ है। जैसे मार्च 2022 में 78,000 करोड़ का इसका सेल्स है, मार्च 2022 में। ठीक है। और इसी को अगर आप देखिएगा यहाँ पे मार्च 2025 में अगर देखते हैं तो 78,000 वहां था, यहाँ पे 1,19,500 करोड़ का सेल हुआ। ठीक है। तो सिंपली है कि सेल इसका बड़ा है ओवर द टाइम, 2022 से 2025 तक सेल इसका इंक्रीज हुआ है। ठीक है। सेल इंक्रीज हुआ है तो इसका एक्सपेंस भी इसका इंक्रीज हुआ है। ठीक है। सेल 78,000 करोड़ का था तो 70,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर था। यहाँ पे 1,19,000 करोड़ का सेल हुआ तो 1,02,000 करोड़ का ये एक्सपेंस किया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 16,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। ठीक है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, OPM, उसका भी परसेंटेज यहाँ पे दिखेगा। अदर इनकम में क्या है, इंटरेस्ट में क्या है, डेप्रिसिएशन क्या क्या है, ये सारा चीज लेके नेट प्रॉफिट आपका क्वार्टरली 8,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे किया है मार्च 2025 में। प्रीवियस क्वार्टर में कितना था, 5,000 करोड़ का। उसके प्रीवियस कितना था, 3,000 करोड़ का। ठीक, 5,000 करोड़ का था सबसे बेस्ट। यहाँ पे अगर देखा जाए रिसेंट क्वार्टर्स में तो मार्च 2024 में 17,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है। तो ये सारा चीज आपको देखने को है, देखने को यहाँ पे मिलेगा। और ये होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका ईयरली। ठीक है, मार्च 2014 से लेके
मार्च 2025 तक ये आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सेल्स कितना था पूरा ईयरली बेसिस में। मार्च 2014 में सेल्स था 2 करोड़ 32 लाख, 232 करोड़ का, सॉरी 2,32,000 करोड़ का। और यहाँ पे कितना हो गया, 4,39,000 करोड़ का, लगभग सेल्स का डबल हो चुका है। ठीक है, ये 10 साल में। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, आज से 8 साल पहले 14,000 करोड़ में था, 28,000 करोड़ में पहुंच चुका नेट प्रॉफिट। ठीक है, जिसमें से बीच में देखिएगा ये लॉस रनिंग भी आपका किया है। चार जो क्वार्टर है, क्वार्टर बोल रहे हैं, चार जो साल है, 2019, 20, 21 और 22, लॉस रनिंग भी कंपनी की। ठीक है, डिक्लाइन भी हुआ है प्राइस इस वजह से। अब यहाँ पे है बैलेंस शीट। तो कंपनी का फाइनेंशियल जब आप देखेंगे तो यहाँ पे बैलेंस शीट में मेन क्या रहता है, टोटल लाइबिलिटीज और टोटल एसेट्स। लाइबिलिटी और एसेट्स आपका इक्वल में आना चाहिए। इसको डिटेल्स में समझने के लिए आप लोग गूगल में भी जा सकते हैं और यूट्यूब में भी बैलेंस शीट का अगर डिटेल्स और आपको जानना है कि बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज करते हैं नहीं करते हैं, तो वहां से भी आप लोग जान सकते हैं। अगर किन्हीं को अगर और इसका डीप में जाना है तो वो भी आप हमको मैसेज कीजिएगा, इसका डीपर जो पार्ट है वो भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, उसके बाद कैश फ्लो, जो कैश कंपनी के पास जो अवेलेबल रहता है उसका पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से क्या आ रहा है या जा रहा है, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या आ रहा है या जा रहा है, उसका यहाँ पे दिया रहता है। ठीक है, कैश फ्लो का। फिर यहाँ पे रेशियोज है, डेटर डे रेशियो, इन्वेंट्री डेज रेशियो, ये भी एक पार्ट रहता है। इसको भी आप लोग देखिए, खुद से जानने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो मैसेज कीजिएगा, उसका आंसर मैं आप लोगों को भेज दूंगा। और उसके साथ साथ क्या है, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न, कि प्रोमोटर का जो शेयर होल्डिंग है वो जो टाइम बाय टाइम बढ़ा है या घटा है, उसका भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे जून 2022 में इसका शेयर होल्डिंग कितना था, 46.40% प्रोमोटर का। ठीक है, और मार्च 2025 में क्या हुआ, 42.58%, मतलब प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग यहाँ पे घटा है। अब यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा तो प्रोमोटर का यहाँ पे, प्रोमोटर्स में कौन कौन है ये आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाए। ठीक है, तो प्रोमोटर में यहाँ कौन, टाटा सॉन्स प्राइवेट लिमिटेड, टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा इन्वेस्टमेंट है, ईवाट इन्वेस्टमेंट है, टाटा केमिकल है, टाटा पावर है, टाटा कंज्यूमर है, टाटा स्टील है, सिम्टो इन्वेस्टमेंट है, जेआरडी टाटा ट्रस्ट है। ये सारे प्रोमोटर में। ठीक है, उसके बाद कौन यहाँ पे है, एफआईआई। ठीक है, एफआईआई में, अब एफआईआई का देखिए, जून आपका 2022 में 13.71% एफआईआई का इन्वेस्टमेंट था इस कंपनी में, टाटा मोटर्स में। और वही मार्च 2025 में एफआईआई का जो शेयर होल्डिंग है वो कितना हो गया, 17%, 84%। तो एफआईआई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है टाटा मोटर्स में पैसा और डाला है। ठीक है, जब कंपनी लॉस रनिंग भी कर रही थी, ठीक है, उस वक्त भी पैसा इसमें आया है। और एफआईआई में कौन है, सबसे बड़ा जो एफआईआई जो इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करता है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। इसका लगभग लगभग 2,30,40,000 करोड़ इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है। एफआईआई के बाद अगर आपको देखना है कि डीआईआई में कौन कौन इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये डीआईआई का जो प्लस बटन है इसको क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जा रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। इसमें टाटा मोटर्स, ये जून 2022 में इसका शेयर होल्डिंग था 4.96 का, अभी कितना है, 3.15। थोड़ा अपना जो स्टेक है, स्टेक को अपना घटाया है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसका है लाइफ इंश्योरेंस का। तो इसलिए मैंने प्रीवियस जो सेशन हुआ था वहां पे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो आप म्यूचुअल फंड में जो पैसा डालते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में जो पैसा डालते हैं, वो लोग पैसा अपना कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग डायरेक्ट कंपनी का जो स्टॉक है, स्टॉक में पैसा अपना डाल देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, एचडीएफसी ट्रस्टी फंड, ठीक है, एक्सिस म्यूचुअल फंड, ये जितने यूटीआई लार्ज कैप फंड, ठीक है, ये सारे डीआईआई मतलब कौन, म्यूचुअल फंड हाउस और इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, ये सारे यहाँ पे
अपना स्टेक बना के बैठे हुए हैं। DII का भी स्टेक है कितना, 16.88% का। उसके बाद गवर्नमेंट का, ठीक है, गवर्नमेंट का यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे शो कर रहा है। तो गवर्नमेंट सिंपली क्या, तो गवर्नमेंट का जो पेंशन फंड होता है, या गवर्नमेंट का अपना जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो कोई भी कंपनी में शेयर होल्डिंग लेने का जो प्रावधान है, उसके जरिए से गवर्नमेंट अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी। और लास्ट में बचे पब्लिक, जिसमें ये देखा जा रहा है। देखिए यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा पब्लिक में जो मेन जो बड़े HNI पब्लिक जो है, सिटी बैंक NA न्यूयॉर्क, उसके बाद रेखा झुनझुनवाला, जो कि राकेश झुनझुनवाला जो है उनके ही मिसेज हैं, ठीक है। राकेश झुनझुनवाला के बाद उनको ही मिला है ये सारा। और उसके बाद झुनझुनवाला राकेश राधेश्याम, उनके नाम से ये सारा चीज था। तो इनका भी एक अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे पड़ा हुआ है, 1.30% का स्टेक ये भी दिए हुए हैं। और साथ ही साथ ये जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है, यहाँ पे अगर आप भी एक भी शेयर अगर आप खरीदते हैं, तो मतलब ये पब्लिक शेयर होल्डिंग में आप भी इंक्लूडेड है, ठीक है। नीचे में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं, ये सारे भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं कि शेयर होल्डर्स का संख्या कितना है, ठीक है। तो ये सारा चीज देख के, ये एक टाटा मोटर्स का आप देखें। अब कोई भी दूसरा कंपनी का, अगर जैसे हम लोग सबसे ज्यादा हम लोगों का एक पसंदीदा SBI, ठीक है। SBI का देखिए सर, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका फंडामेंटल। देखिए मार्केट कैप कितना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, 7,18,000 करोड़ का। करंट प्राइस 805, बुक वैल्यू 546। बुक वैल्यू ही एक्चुअल, अगर आप देखिएगा तो इसको हम लोग फेयर प्राइस वैल्यू हम लोग मानते हैं, ठीक है। बुक वैल्यू एक फेयर प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास ही हम लोग मानते हैं कि इसका एक्चुअल आज के डेट में वैल्यूएशन होना चाहिए 546 रुपये का। लेकिन अभी मिल रहा है कितना में, 800 रुपये में मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट हमको 250 से 300 रुपये हमको ज्यादा पे हमको आज के डेट में करना पड़ रहा है। अब इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, हम लोगों का इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट बैंक है। अब इसका आप देख सकते हैं डेट, 7 लाख करोड़ की कंपनी है, लेकिन इसका डेट कितना है, 60 लाख करोड़, 60 लैक्स, ठीक है। मार्केट कैप 7 लाख का है और 60 लैक्स का ये डेट। डेट कहां से मिलता है, डेट मिलता है जो गवर्नमेंट के पास से लोन लिया, और भी कहीं से जो लोन लिया, वो लोन लेके अपना जो एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन जो प्रोवाइड की है, या जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये सारा चीज के लिए, ठीक है। अब यहां से भी जब आप इसका प्रॉफिट ग्रोथ, एंटरप्राइज वैल्यू, फेस वैल्यू, हाई लो, ठीक है, इसका भी 10 साल का जब इसका कंपेयर कीजिएगा, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स में जब यहाँ पे आप देखिए कि इसका बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस घट रहा है या बढ़ रहा है, प्रोमोटर यहाँ पे अपना शेयर को घटा रहा है, बढ़ा रहा है। जब ये सारा चीज को आप एनालाइज करिएगा, दो चार कंपनियों का जब आप देखना शुरू कीजिएगा, तो आपके माइंड में भी ये एक बैठना शुरू हो जाएगा कि हाँ, ये कंपनी बढ़िया है, इस कंपनी में हमको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, और इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए हमको अभी वेट कर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपली आज आप लोगों को मैंने जो डिटेल्स था इसका मैं आप लोगों को बताया, ठीक है। आशा करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस का जो एक बेसिक जो है बिगिनर के लिए, ये तो मतलब जो मैंने आप लोगों को बताया, ये मतलब 0.01% भी नहीं है। अभी बहुत कुछ बाकी है फंडामेंटल एनालिसिस में, बहुत कुछ है। आप जितना पढ़ सकते हैं उतना कम है, ठीक है। लेकिन ये बेसिक, जब आप मार्केट में आ रहे हैं, कोई भी कंपनी में जब छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिएगा, ठीक है, तो प्रैक्टिकल वे में जब आप इसको स्टार्टिंग से लेके चलिएगा, तो आने वाले समय में बड़ा लॉस का कभी भी आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और जानकारी कंटिन्यू लेते रहिए, बढ़ाते रहिए जानकारी, तो आपको आने वाले समय में स्टॉक मार्केट आपको रिवार्ड ही देगी। जानकारी जितना बढ़ाइएगा, आपको रिवार्ड भी आपका बढ़ते जाएगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस में इतना ही आज के लिए। कल से हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का जो पार्ट है, वो पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उससे पहले आज हमारी एक जो यहाँ पे अटेंड भी है विश्वनाथ जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी,
एक वो क्वेश्चन किए हुए थे ऑप्शन के बारे में, तो उसको मैं उस वक्त थोड़ा काम में था, इसलिए मैं उसको आंसर आंसर नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे आप लोग भी हैं, थोड़ा सा आप लोगों को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वो मैं थोड़ा विश्वनाथ जी को यहाँ पे मैं लाइव में वो दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली विश्वनाथ जी का क्वेश्चन यह था कि वो फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर से था, और स्पेशली ऑप्शन के ऊपर था कि एसबीआई का अभी जैसे सीएमपी जो चल रहा है, ठीक है, एसबीआई का जो सीएमपी है, तो सीएमपी अप्रोक्सीमेटली अभी चल रहा है आपका 810, 809, 810 के पास आपका सीएमपी इसका चल रहा है। ठीक है, अब इसका अगर कॉल 820 का जो कॉल है, इस कॉल को अगर मैं सेल कर दूं, ठीक है, इस कॉल को अगर मैं सेल कर दूं, इसका कॉल का प्राइस चल रहा है 31 जुलाई का जो कॉल है, उसका प्राइस आपका चल रहा है 14 रुपीज। इसको अगर मैं सेल कर देता हूं, सॉरी ये बाय हो गया, इसको मैं यहाँ पे जाकर मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। विश्वनाथ जी सुन रहे हैं? तो ये स्पेशली आपके लिए ही है। यस सर। ओके, तो इसको अगर मैं सेल कर दूं, तो सबसे पहला चीज हम सेल कब करते हैं, सबसे पहले ये चीज को जानना जरूरी है कि हम ऑप्शन सेल कब करते हैं और कॉल ऑप्शन को कब हम सेल करते हैं। कॉल ऑप्शन तभी हम सेल करते हैं जब हम ये एज्यूम करते हैं कि स्टॉक का जो प्राइस है, ये प्राइस या तो इसी एरिया में कंसोलिडेट करेगा, या इसके ऊपर नहीं जा सकता है, इसके नीचे ही जाएगा, तभी हम कॉल सेल करते हैं। कॉल सेल करने का जो थिंकिंग होता है, जो माइंडसेट होता है, वो साइडवेज टू बियरिश होता है। साइडवेज टू बियरिश। कितना टाइम ले रहा है? कॉल सेल का माइंडसेट है वो आपका साइडवेज टू बियरिश का माइंडसेट होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये लगता है कि एसबीआई आपका आने वाले समय में आपका 810 से नीचे ही रहेगा, 810 का जो प्राइस है, 810 के प्राइस से नीचे ही रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो आप 810 का जो कॉल है, 810 का कॉल को, दादा 5 मिनट পর কল করছি দাদা। हाँ, 5 মিনিট পর কল করছি। ঠিক। 810 का कॉल को आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। 810 का कॉल आपका चल रहा है कितना? 18 रुपया 55 पैसा। अब यहाँ पे अगर हम सेल करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ है, ये एक ग्रीन एरिया है, एक रेड एरिया। ठीक है, और ये जो सीन आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये एक्सपायरी का आपको बता रहा है। एक्सपायरी में यहाँ पे मैक्सिमम अगर 8, यहाँ पे जब आप 18 रुपये का आप अगर कॉल को सेल किए हैं, एक्सपायरी डे में ये दिखा रहा है कि अभी 810 में आपका इसका 810 का आप स्ट्राइक लिए हैं, और 18 रुपये 55 पैसा आपका प्राइस आप पे कर रहे हैं। प्राइस आप यहाँ पे जो क्रेडिट है, क्रेडिट आप ले रहे हैं। ठीक है, तो 810 प्लस 18 कितना हो गया? 828। 828 के भीतर में अगर आपका एक्सपायर होता है एसबीआई में का जो फ्यूचर है, फ्यूचर, तो आपको ये पूरा 18 रुपये का जो प्रीमियम है, इसका लॉट साइज कितना है? 750 का। तो 18 × 750, 13,900, अप्रोक्सीमेटली 14,000, ये आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये आपका नेट प्रॉफिट, और मैक्स प्रॉफिट भी यही है। 14,000 रुपया आपका मैक्स प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है, अगर 31 जुलाई के भीतर, मतलब जुलाई का जो एक्सपायरी है, उस एक्सपायरी के दिन के भीतर अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका 828 के नीचे रहा था। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे अदर कंडीशन में क्या होता है कि अगर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 828 को तोड़ के ऊपर भाग गया, मान लीजिए ये आ गया 900 में, और अगर इसको आप हेज नहीं किए हैं, नेकेड ऐसा ही है, तो 900 में अगर ये पहुंच जाता है, तो आपको यहाँ पे लॉस भी दिख सकता है, वो भी लगभग 50,000 प्लस का आपको लॉस भी दिख सकता है, 50,000 प्लस का। काइंडली अपना वीडियो को ऑफ कर लीजिएगा। ठीक है विश्वनाथ जी, तो आपको लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है।
ठीक है, अगर नेकेड अगर आप रखते हैं, क्योंकि कॉल सेलिंग में ऊपर ये कॉल का प्राइस कितना तक जा सकता है, अगर मार्केट बुलिश हो गया, स्टॉक अगर बुलिश हो गया, तो ये कहीं भी जा सकता है ऊपर, और जितना ऊपर जाएगा ये आपको लॉस ही दिखाएगा। आज अगर आप बाई इसको सेल किए हैं, और मान लीजिए अभी जैसे ये स्पॉट में आपका 804 दिख रहा है और फ्यूचर में आपका दिख रहा है 810 के करीब, अगर कल ही ये यहां से आ गया 830 आ गया कल के डेट में, तो आपको 6 से 7 हजार रुपये का लॉस ये दिखना शुरू हो जाए, क्योंकि 18 रुपये का जो प्रीमियम आप यहाँ पे सेल किए हैं, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल है, कॉल का प्रीमियम यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो। ठीक है, ये 18 रुपये का प्रीमियम हो सकता है 30 रुपया में चले गए, तो जितना ऊपर जाएगा वो अमाउंट आपको यहाँ पे लॉस दिखे। अब सर आपका हम बोल दूसरा सर क्वेश्चन। हम सर हम बोल रहे थे, जैसे 790 का 29 रुपये 95 पैसा है, उसको हम बाय किए। बाय हाँ, करने इसलिए के भी बाद मैं ये दिखा रहा आगे हूँ। 810 में एटीएम में खड़ा है 18 रुपये 55 पैसा, इसको हम उसको सेल किए, मतलब हेजिंग हुआ। एक मिनट तो एक ऐसा एक मिनट थोड़ा धीरे। 790 का जो कॉल है उसको अब आप, हम इसको बाय किए। ठीक है, अब इसको, इसको इसका प्राइस कितना चल रहा है, लगभग लगभग 30 रुपया में। ठीक है, 30 रुपये। अब 30 रुपया का जो ये प्राइस आप यहाँ पे पे कर रहे हैं, तो आपका स्ट्रक्चर अब ऐसा हो गया। ठीक है, इसमें अब क्या हुआ, ये आपका हेज हो गया। ठीक है, हेज हो गया, हाँ। ये आपका हेज हो गया। इसमें अब क्या है कि 802 तक, ठीक है, 802 तक अभी चल रहा कितना, 809 में। ठीक है, 802 तक अगर एसबीआई एक्सपायरी के भीतर 802 या 802 के ऊपर अगर रहता है, 802 या 802 के ऊपर अगर रहता है, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 6 हजार रुपये का होगा। और अगर एसबीआई यहां से नीचे आ जाता है, नीचे की ओर अगर मूव करना शुरू हो जाता है, तो नीचे ये कहीं पे भी चल जाए, मान लीजिए 500 में आ गया, 300 पॉइंट डाउन हो गया, फिर भी आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, 8,550 रुपये का ही मैक्सिमम लॉस यहाँ पे आपका बनता है। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इस तरह से, ये आपका क्वेश्चन था इसलिए आपके हिसाब से मैं इसको बना के आपको दिखाया। तो सबसे पहले आपको जो टेक्निकल एनालिसिस है, या मार्केट का जो कंडीशन है, जो स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर से कोई भी स्टॉक का आपको पहले उसका एक डायरेक्शन, जो डायरेक्शन को आपको पहले एनालाइज करना है। हेज या स्ट्रेटेजी तभी आप कर सकते हैं जब आपका माइंडसेट क्लियर हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आने वाले समय में ऊपर की ओर जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आने वाले समय में नीचे की ओर जाएगा, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आने वाले समय में एक रेंज में ही रहेगा, कहीं नहीं जाने। ठीक है, तो जब आप ये सेटअप करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऊपर जाएगा, अपसाइड जाएगा, तो उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी। ठीक है, जैसे यहां पे आप कॉल सेल करने का बात किए थे, तो आपका व्यू क्या था कि हम ये सोच रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां से नीचे जाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या तो नीचे जाएगा या साइडवेज यहीं पे रहेगा, यही व्यू आपका है, तभी आप कॉल सेल करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, ठीक है, इसके लिए एक स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसी 810-15 के दरमियान में ही रहेगा, या थोड़ा सा नीचे की ओर जा सकता है, ऊपर तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में अगर मैं स्ट्रेटेजी बनाता हूं, तो जैसे अभी 810 चल रहा है, तो 830 का आप पी ले लीजिए, उसका प्राइस कितना चल रहा है, 30 रुपया, इसको एक लॉट बाय कर लीजिए। ठीक है, कितना प्रीमियम हम दे रहे हैं, जब बाय कर रहे हैं तो हम प्रीमियम 30 पे कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरा डेबिट हो रहा है। ठीक है, 30 रुपये का मेरा यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि 30 रुपया हमको फिर मिनिमम हमको क्रेडिट लेना है। ठीक है, तो 30 रुपया क्रेडिट लेने के लिए अब हमको ऐसा स्ट्राइक ढूंढना है जिसका प्राइस, इसमें तो 7 रुपया, हमको 2 लॉट हमको सेल करना है। इसमें 30 रुपया है, तो इसमें लगभग लगभग 14 रुपीज है, 14 × 2 28।
तो 800 का जो पुट है उसको मैं क्या करूंगा, 2 लॉट में सेल कर दूंगा। तो मेरा लगभग 30 रुपया मेरा हम दे रहे थे और 28 रुपया हम ले लिए। मेरा नेट डेबिट कितने का रहा, 2 रुपीज का। 2 रुपीज का मेरा नेट डेबिट अभी। लेकिन यहां पे जब आप स्ट्रक्चर यहां पे देखिएगा तो स्ट्रक्चर में आपको क्या पता चल रहा है कि अपर साइड में, कि अब यहां पे अगर ऊपर भाग जाता है स्टॉक, अगर एसबीआई अगर ऊपर की ओर भाग गया तो मेरा मैक्सिमम लॉस जो है यहाँ पे पीएनएल, आप देखिएगा नीचे जो बॉक्स है, मैक्सिमम पीएनएल कितना दिख रहा है, 1950 रुपया। ऊपर अगर भागेगा तो मैक्सिमम लॉस, मैक्स टू मैक्स मेरा 1950 रुपया यहाँ पे लॉस हो सकता है इस कंडीशन में। लेकिन अगर ये नीचे की ओर भाग गया पूरा जोरदार, अगर नीचे की ओर आ गया, ठीक है, यहाँ पे जैसे ग्रीन जोन जो है 773 तक है, 773 के नीचे अगर ये एक्सपायरी कर देता है तो यहाँ पे मेरा क्या दिख रहा है, अनलिमिटेड लॉस दिख रहा है। तो इसको हमको बंद करना है, हमको अनलिमिटेड लॉस नहीं लेना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मेरा ब्रेक इवन कहां पे आ रहा है, कहां से मेरा लॉस शुरू होगा, 770 के पास से। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 770 का 1 लॉट पुट हम बाय कर लेंगे। 1 लॉट पुट हम लिए, यहां पे लॉट साइज 1 किए और इसको बाय कर दो। 1 लॉट पुट हम बाय कर लेंगे, ठीक है। अब स्ट्रक्चर मेरा क्या हो गया, इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया है। ये ग्रीन जोन जो आपको दिख रहा है, ये ग्रीन जोन हो गया क्या, मेरा प्रॉफिट जोन। आपका व्यू क्या था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऊपर की ओर जाएगा नहीं, हो सकता है यहीं पे रहे या थोड़ा सा नीचे आएगा, साइडवेज टू बियरिश। तो हम यहाँ पे एसबीआई को ऊपर भी 12 पॉइंट हम प्रोटेक्शन दिए हैं। यहाँ पे देखिएगा ये जो ब्रेक इवन का जो पॉइंट है, ब्रेक इवन में यहाँ पे शो हो रहा है 778 से लेकर 822, अभी है 810 में। तो ऊपर की ओर 12 पॉइंट तक हम यहाँ पे प्रोटेक्शन दिए और नीचे की ओर 810 से 780, 30 पॉइंट का हम यहाँ पे प्रोटेक्शन लिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरा कितना हो गया, 40 पॉइंट का हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक रेंज हम बना दिए कि जब तक अब इस रेंज में रहेगा ये हमको प्रॉफिट देता जाएगा, ठीक है। और यहां पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा, लगभग 16,500। और यहां इस स्ट्रेटजी में मेरा लॉस होने का चांस कब है, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 822 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे एक्सपायरी में, या 778 के नीचे आके अगर क्लोजिंग देता, तब मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, 5,800 का मेरा मैक्सिमम लॉस। तो ये स्ट्रेटजी अगर आप पुट करके रख देते हैं तो क्या हुआ, ये आपका साइडवेज टू बियरिश आपका जो थॉट था, आपका जो थॉट था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी यही कर सकता है, तो आपका थॉट ये आप यहां पे इंप्लीमेंट कर दे सकते हैं। क्लियर है। हाँ अब सर। यहां पे क्या होता है कि कभी कभी अचानक से वॉलेटाइल मूव होता है, कि अचानक से 10 20 30 पॉइंट आपका मोमेंटम कर दिया, ऊपर की ओर चल गया, ठीक है। तो क्या होगा, आपको यहाँ पे लॉस भी दिखेगा। हो सकता है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन लाइन है, ये आपका करंट प्रॉफिट लॉस आपका यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि 830 में अगर चल जाता है, ठीक है, 830 में जाने से यहाँ पे -957 आपका लगभग लगभग 1,000 या 1,500 का आपको यहाँ पे लॉस शो होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये लगा कि नहीं ये अपना कैरेक्टर बिहेवियर अपना चेंज कर दिया, ये अब ऊपर की ओर ही भागेगा, तो 1,000 1,500 का लॉस लेके या तो आप निकल जा सकते हैं, छोटा लॉस बुक करके निकल गए। नहीं तो दूसरा ऑप्शन होता है एडजस्टमेंट। उसके लिए आपके पास फ्री कुछ कैपिटल आपके पास रहना चाहिए। वो एडजस्टमेंट एक अलग पार्ट है, ठीक है। वो हम लोग जब एफएनओ का जो सेशन हम लोग जब करेंगे, ये टेक्निकल पार्ट कंप्लीट करने के बाद, तो ये एडजस्टमेंट वगैरह किस तरह से होता है ये मैं आप लोगों को डिटेल्स में सारा समझाऊंगा, ठीक है। इस थैंक यू सर। तरह से आप अपना व्यू को अपना स्ट्रेटेजी में आप इनपुट दे सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाया है। जब एफएनओ में जाएंगे तो इस तरह का बहुत सारा स्ट्रेटेजी होता है, वो सारा स्ट्रेटेजी भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। वो जानकारी सब आप लोगों के पास रहेगा, ताकि आप लोग खुद से डिसीजन बना के अपना ट्रेड खुद से एग्जीक्यूट कर सके। मेरा इतना ही काम है और मैं ये आप लोगों को सारा चीज में प्रोवाइड करूंगा आने वाले समय में।
ठीक है विश्वनाथ जी। हाँ सर, थैंक यू सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हाँ सर, हाँ, ठीक है सर, गुड फिर नाइट। मिलते हैं कल, सेम टाइम, सेम जगह, 7:30 बजे। आज के लिए चलिए, सब अच्छे से रहिए, टेक केयर, गुड नाइट। आगे